हर बार बंगाल चुनाव में इतना वायलेंस क्यों होता है, इतनी हिंसा क्यों होती है, रीजन क्या है? अभी बिहार में इलेक्शंस हुए। बिहार सबसे डायर स्टेट बोला जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में 90s का, राइट? एक भी कोई उसमें किसी की मौत या कुछ नहीं है इतने बड़े स्टेट में। सो इलेक्टोरल वायलेंस इज ऑलमोस्ट गॉन। सिर्फ आपको दिखेगा आप कहीं इंडिया में तो वेस्ट बंगाल में, और उसका बहुत पर्टिकुलर रीजन। इस बार क्या सिचुएशन है बंगाल में? बंगाल में ममता दीदी की पॉपुलैरिटी का क्या रीजन है? उनका जो वोट बैंक है वो बहुत सॉलिडिफाई हो गया है। जो माइनॉरिटीज है ऑलमोस्ट 30% है। 2011 के सेंसस में 27% थे, अभी नेक्स्ट सेंसस होगा तो कम से कम 30%। तो आप क्या बोल रहे हैं, 30% माइनॉरिटी थोड़ी होती है। करेक्ट। ठीक, आई एग्री। जो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम था 1960 में, अगर 100 रुपए था, बंगाल का 127 रुपए था। इट वाज द थर्ड रिचेस्ट। सो नेशनल एवरेज को भी क्रॉस कर यस, गया। थर्ड रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एज वेल। तो बंगाल की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, इसका आर्किटेक्ट कौन है? सबसे ज्यादा यूज पूरे आप देखेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट तो वंदे मातरम एक नारे की तरह यूज तो क्या मुस्लिम तब वंदे मातरम बोलते थे? यस, तब बोलते थे? यस। सो लॉ एंड ऑर्डर आप कह रहे हैं जो सिचुएशन है बंगाल में वो एग्जैजरेटेड नहीं है, वो फैक्ट है, मैं बोल रहा हूँ अंडर रिपोर्टेड है। अंडर रिपोर्टेड। यस, आदित्य बिरला को कैलकाटा में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बीच में उनको गाड़ी से उतारा गया। आदित्य बिरला को ये कपड़े फाड़े गए, वहां से करीब 500 मीटर वहां तक पैदल चल के अंडरगारमेंट्स में हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने फिर वहां से फ्लाइट पकड़ी, कैलकाटा से बॉम्बे गया, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट किए, ही नेवर वेंट बैक टू कैलकाटा। तो अब सोचो कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहना चाहेगा? एंड दीज आर नेशन बिल्डर्स। हां, एग्जैक्टली। ये इंसिडेंट्स आप सर्च कर लो नेट पे, आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? बंगाल में हर एक व्यक्ति को ये पता है। कैलकाटा में किसी से भी पूछोगे आपको स्टोरी नैरेट कर देगा, लेकिन अब प्रेस में ढूंढ के दिखा दो मुझे ये इंसिडेंट। इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बंगाल में नंगा करके सड़क पे क्यों घुमा? अच्छा, एक डेटा है एसआईआर से रिलेटेड है। 2021 में वेस्ट बंगाल चुनाव में टोटल टर्नआउट था 82%। 6 करोड़ के करीब वोट्स हुए। तृणमूल कांग्रेस को 48%, 2.89 करोड़, बीजेपी को 38%, 2.29 करोड़। ये जो गैप है यही नाम एसआईआर में कटे। अभी क्या करना है इसका? ममता दीदी पे अक्सर ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए और अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आने दिया, बसने दिया, और अभी भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। होम मिनिस्टर ने सदन में कहा कि जब भी वहां पे एक तो लैंड नहीं दे रही है और जब भी वहां पे फेंसिंग का काम शुरू होने जाता है, टीएमसी के जो लोग हैं आके वहां पे होलना मचाने लगते हैं, बदमाशी करने लगते हैं, होने नहीं देते। आप सीधा कर दो ना, आपको क्यों स्टेट से परमिशन चाहिए? आप होम मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कर दो। मायावती जी और ममता दीदी बोल सकते हैं कंटेम्पररी थी। ब्रॉडली What went wrong for मायावती जी कि क्यों वो अचानक से बहुत ज्यादा पीछे चली गई और ममता दीदी अभी भी रेलेवेंट है? बंगाली सब आइडेंटिटी में ममता बनर्जी वुड हैव अपील, लेकिन आप अगर एक सोसाइटी के वर्ग में अपील पूछेंगे तो मायावती जी का बड़ा बहुत हायर होगा, बहुत हायर। राइट? बीएसपी हैज बीन अ नेशनल पार्टी। करेक्ट, ऐसे भी देखिए, आप किसी भी स्टेट में चल जाइए इलेक्शंस में, कम से कम नॉर्थ इंडिया में तो कहीं भी, वहां पे दलितों का 5% वोट इज फिक्स्ड फॉर बीएसपी। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। भारत एक चुनाव प्रधान देश है, इलेक्शन आए दिन हुआ करते हैं, लेकिन बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो वो बंगाल चुनाव नहीं, वो बवाल चुनाव होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि बंगाल में जब भी इस राज्य में चुनाव होता है वो बाकी राज्यों के चुनाव की तुलना में एकदम अलग होता है? हमेशा यहाँ बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, वायलेंस होती है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ममता बनर्जी बंगाल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है? क्या इस बार बीजेपी के सत्ता में आने के चांसेस हैं? इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही पिछले कुछ 100 सालों में बंगाल का इतिहास क्या रहा है, क्यों बंगाल एक टाइम पर भारत का सबसे प्रॉस्परस राज्य हुआ करता था, आज पर कैपिटा इनकम में बंगाल 24वें नंबर पर है, ऐसा क्यों है? क्या बंगाल की स्थिति सुधर सकती है? इन सब के बारे में बात करेंगे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मृत्युंजय शर्मा। वो एक ऑथर हैं, पॉलिटिशियन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। आइए उनसे समझते हैं बंगाल को, बंगाल चुनाव को। प्लीज वेलकम मृत्युंजय शर्मा। नमस्ते भैया। बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? पहले ये बताइए, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं आज भी लोग? आई थिंक सो। मे बी शायद बहुत स्ट्रक्चर्ड कोई तरीका नहीं है, मे बी शायद थोड़ा सा एक बहुत कैलकुलेटेड कॉल, रिस्क, जो भी आप बोले वो लेना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि आर यू दैट पैशनेट, या वाई क्लियर है क्या? वाई क्लियर है? हाँ। वो किसी भी चीज के लिए होना चाहिए बस, बट पॉलिटिक्स के लिए और क्लियर होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को लार्जली जैसे हम समझते हैं बाहर से, हाँ वो भाषणों से, भीड़ से, नारों से, उससे समझते हैं, हाँ। विच इज लाइक मे बी 5% ऑफ पॉलिटिक्स, और नॉट इवन 5%। ओ, तो पॉलिटिक्स में जब कई बार हम कॉर्पोरेट में कहते हैं कि काम बड़ा बोरिंग है यार, बहुत ब्लैंड है, बहुत रेपिटेटिव है, पॉलिटिक्स में भी वही होता है। हर अच्छा। जगह 95% ऑफ द काम आपको रेपिटेटिव, ब्लैंड ही मिलेगा। तो इफ यू आर क्लियर अबाउट द वाई ऑफ
इफ यू वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स, मुझे लगता है तब शायद आपको कैलकुलेटेड कॉल रिस्क लेना चाहिए, एंड देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ इट, So ऐसा नॉट फॉर द पावर एंड नॉट फॉर द कि मेरे नारे लगेंगे लोग, मतलब मुझे कंधों पे लेके घुमाएंगे, उनके लिए नहीं। बंगाल पे आते हैं, हम्म, चुनाव का फुल वाइब है। हम्म। बंगाल को लेकर एक कौन सी चीज़ है जो जनरली दूसरे रीजन वाले समझ नहीं पाते, दिल्ली वाले समझ नहीं पाते? सो बंगाल में आप देखेंगे उसका एक अपना इतिहास रहा है, राइट। हम जनरली क्या होता है, इंडिया को ना बहुत सिंप्लीफाई करके नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में बांट देते हैं, है ना, एंड होमोजेनस बना देते हैं कि नॉर्थ इंडियन एक तरफ है, साउथ इंडियन एक तरफ है। राइट। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डाइवर्सिटी लाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट को एक बोल देंगे, राइट। इन दैट सेंस हमें लगता है कि बहुत सारे स्टेट्स के साथ, इंक्लूडिंग बंगाल के साथ, हम लोग थोड़ा इंजस्टिस करते हैं जब ऐसे जनरलाइज करते हैं, क्योंकि हर रीजन की अपनी बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री होती है, आइडेंटिटी होती है। एंड अ रीजन एज स्पेसिफिक एज बंगाल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है हमें इतिहास में, जस्ट अभी जाना है 100 200 300 साल पहले। आप कह सकते हैं इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेट रहा अंग्रेज़ों के जाने तक, आई वुड से, राइट, और उसके 300 साल पहले तक, इट वुड बी बंगाल। रीजन? बंगाल सूबा बोलते थे जब मुगल थे, एक पूरा सूबा था, उसका रीजन भी बहुत बड़ा था। वेस्ट बंगाल, अभी का बांग्लादेश, असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इतना बड़ा, राइट। आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ फॉरेन मर्चेंट्स आए, इवेंचुअली सब ने अपना जो एस्टैब्लिशमेंट पोस्ट सेटल किया वो हुगली नदी के किनारे करते गए। वो इनफैक्ट आप देखेंगे फोर्ट विलियम में ब्रिटिशर्स ने किया, कलकत्ता में। थोड़ा सा हुगली नदी के ऊपर जाएंगे तो फ्रेंच ने चंदन नगर में किया, डच ने चिंसुरा में किया, उसके आगे पोर्तुगीज ने बंदिल में किया। ये पूरा एक लाइन से सारे एस्टैब्लिशमेंट थे, सारे यूरोपियन कॉलोनीज के, राइट। उसको इनफैक्ट मिनी यूरोप कहते थे, क्योंकि सारे ट्रेडिंग पोस्ट और सारा वहीं पे होता था, जितने भी ट्रेड्स होते थे। तो इतना इंपॉर्टेंट तब था, और ये क्यों हुआ उस समय, उसका भी इतिहास है। बंगाल में एक बहुत फ्लरिशिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री था, वो क्यों था, उसका भी इतिहास है, क्योंकि वो लकड़ी बहुत रेडली अवेलेबल थी, कॉयर बहुत रेडली अवेलेबल थी। शिप बिल्डिंग के लिए पहले सिर्फ यही चीज होती थी, राइट। तो उससे वहां पे पोर्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो पाया। वन ऑफ द मेजर ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कलकत्ता। मुगल पीरियड में आप देखेंगे कि हम कहते हैं जनरली कि इंडिया का जीडीपी वाज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी। करेक्ट। बंगाल से जो टोटल एक्सपोर्ट्स होते थे उस समय, दैट वाज 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, राइट। इट वाज सो सिग्निफिकेंट, राइट। इतना सिग्निफिकेंट एक रीजन है जिसके लिए अंग्रेजों ने क्या नहीं किया, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया 1757 की पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, द एंटर्ड इंडिया, वहीं से रूलर बने, वहीं की दीवानी स्टार्ट की, वहीं पे पहली बार गवर्नर जनरल बना उनका, उनको कैपिटल बनाया उन्होंने। इनफैक्ट कहते हैं ना ब्रिटिशर्स का वो सूर्यास्त नहीं होता था पूरी दुनिया में। एंड जो वेस्टर्न कॉलोनीज जितने भी थे उसके, यूरोप एंड वेस्ट, उसको रूल करते थे लंदन से, और ईस्ट में जितने उसके कॉलोनीज थे उसको कलकत्ता से रूल करते थे। सो एसेंशियली कलकत्ता एंड लंदन वर टू कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो एक रीजन जो इतना सिग्निफिकेंट है, राइट। उसके बाद भी आप देखेंगे वहाँ की इंडस्ट्रीज उस समय, जो बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बर्बाद हुई, वो बहुत फ्लरिशिंग थी। एंड दिस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे, आप सोशल मूवमेंट्स की बात करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करेंगे, रेनेसा की बात करेंगे, तो रेनेसा की हम यूरोप में बात करते हैं तो हम रोम की बात करते हैं। इंडिया में रेनेसा की बात करते हैं तो बंगाल रेना, उसको बोलते ही बंगाल रेनेसा, राइट। सो इफ इट इज लिटरेचर, सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में जितने हुए, जितने भी हमारे समाज में कुरीतियां उस समय तक आ चुकी थी, राइट, उनके खिलाफ, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, लिटरेचर में देखिए आप, इमेंस, राइट। पूरी नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारी वहीं से शुरू हुई, राइट। कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेके उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेके शुरुआत के 23 में से 7 प्रेसिडेंट बंगाली थे कांग्रेस के, राइट। पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट आप देख लीजिए, राइट। बंगाल वाज द एपिसेंटर। So now we are talking about such a specific, important region. If you generalize it, एक पूरे broader region का बस उसको हिस्सा बता के, that's injustice. अंग्रेजों से ही बात करते हैं। What changed जिसकी वजह से उन्होंने कैपिटल बंगाल से दिल्ली ले आए? बहुत इंटरेस्टिंग है। So किंग जॉर्ज फिफ्थ है ना शायद? I think so. हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप देखेंगे जो बंगाल था, सबसे पहले तो सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन था वहाँ का, राइट। वहाँ की मसलिन क्लोथ को इनफैक्ट पूरी दुनिया में इनफैक्ट उसकी मांग थी, सिल्क की, मसलिन की। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वेस्ट में हुआ, यूरोप में हुआ, तो
बंगाल सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन के रह गया, हम्म, राइट? यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और वहाँ से बन के कपड़े आते थे, यहीं बिकते थे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज में भी दोनों तरफ बहुत अंतर थे। यहाँ के सामानों के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज वहाँ बहुत है, वहाँ के सामानों के लिए यहाँ बहुत कम। हम्म, कहते हैं कि जो पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, मतलब यूके का, हम्म, उसको फंड किया उन्होंने बंगाल के पैसे से। हम्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप कभी भी देखेंगे तो उसका जो पीरियड बोलते हैं 1760 टू 1840 बोलते हैं। हम्म, बंगाल में अंग्रेजों ने पहली बार एक तरह से रूलर का एक तरह से वो चोला का बूढ़ा 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद हम्म, एग्जैक्टली आप देखेंगे वो टाइम मैच करता है, आपको Correct. दिखेगा। 1765 में बक्सर का युद्ध होता है और वो दीवानी राइट्स उनको मिल जाते हैं पूरे बंगाल सूबा का। 1765 1760 एग्जैक्टली एट द सेम टाइम हम्म, दे स्टार्टेड प्लंडरिंग मनी। और उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि क्लाइव जो समय गवर्नर जनरल था, हम्म, पलासी का युद्ध भी उसके नेतृत्व में उन लोगों ने लड़ा और जीता। क्लाइव 57 से 60 तक गवर्नर जनरल रहा बंगाल में, 57 में जीता और 60 के बाद उसको फिर वहां पे लंदन वापस बुलाया गया। हम्म, बाद में वो 3-4 साल के लिए और आता है, 67 के आसपास 70 तक रहता है। जब वो वापस जाता है पहली बार 1760 में, तो 3 लाख ब्रिटिश पाउंड्स पैसे वापस लेकर जाता है इंडिया से। उसने इंडिया में स्टार्ट कैसे किया था? क्लर्क से स्टार्ट किया था, राइटर बोलते थे क्लर्क को 1744 में। वो एक राइटर क्लर्क की तरह आया था और जब वापस गया तो 3 लाख पाउंड लेके गया। फिर जब वापस आया वो 3 साल के लिए फिर 4 लाख पाउंड लेके गया। 7 लाख पाउंड्स आज के आप टर्म्स में अगर उसको देखेंगे तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स। इट मेड हिम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन होल ऑफ यूरोप। और क्या किया था उसने? गवर्नर जनरल था वहां का। एक तो पैसे उसको ऐसे भी जो वहां पे रूलर्स थे वो दे रहे थे और हर तरीके से उसको पैसे मिल रहे थे। इनफैक्ट व्हेन ही वेंट बैक तो बहुत सारे जो उसके एडवर्सरीज थे उसने कोशिश किया कि उसको कोर्ट में ट्राई किया जाए कि उन्होंने बहुत करप्शन किया है इंडिया में। उसका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि वो कोर्ट में उसने कहा कि मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छोड़ी है वहां पे इतनी मेहनत करने के लिए, एंड आई स्टैंड एस्टोनिश्ड एट माई मॉडरेशन। बहुत फेमस उसका कोट है ना। समबडी हु इज जस्ट द गवर्नर जनरल बंगाल, अगर वो सिर्फ बंगाल के पैसे से रिचेस्ट मैन ऑफ यूरोप बन के वापस जा सकता है तो आप सोचो कि व्हाट इकोनॉमिक वैल्यू वाज बंगाल होल्डिंग। करेक्ट। राइट ना। आगे आते हैं तो फिर बंगाल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बंगाल में थोड़ा सा अवेयरनेस आता है कि इकोनॉमिक प्लंडरिंग हो रहा है। आप देखेंगे वहीं से थोड़ा सा ना नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है। धीरे धीरे बंगाल स्टार्ट्स बिकमिंग दैट हब ऑफ, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के शुरू के 23 में से 7 प्रेसिडेंट्स वहीं से होते हैं। सो ब्रिटिशर्स स्टार्ट रियलाइजिंग कि यहीं से हमें धीरे 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 वो रेजिस्टेंस या थ्रेट मिल रहा है। राइट, तो अब निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से तो नहीं, लेकिन इसको किसी तरह से ब्रेक करो, इस रेजिस्टेंस को जो क्रिएट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस को क्रिएट करने का क्या अच्छा तरीका होता है, कभी भी फॉल्ट लाइन आपको ढूंढते हैं जिसपे आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक फॉल्ट लाइन थोड़ा सा किसी भी सोसाइटी में ऑलरेडी होता है, कोई सोसाइटी बिना फॉल्ट लाइन के नहीं होती। बंगाल में एक फॉल्ट लाइन थोड़ा सा क्या था कि आप देखेंगे जो मुस्लिम्स वहां पे थे, एक तो जो पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने एक तरह से अपने वो जो मैकॉले एजुकेशन बोलते हैं और बाबूस क्रिएट करना स्टार्ट किए, तो मुस्लिम्स वर वेरी स्केप्टिकल ऑफ इट, सो दे स्टेड आउट ऑफ इट। तो एक जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और जो जॉब्स क्रिएट हुआ उसमें वो नहीं थे। और ना हमेशा दोनों के बीच, ब्रिटिशर्स और मुस्लिम के बीच एक स्केप्टिसिज्म था, तो धीरे धीरे पिछड़ते गया सोशियो इकोनॉमिकली भी। तो जो ईस्ट साइड ऑफ बंगाल था विच वाज स्लाइटली मुस्लिम हैवी, उनको लग रहा था कि हम पिछड़ते जा रहे हैं। और जो वेस्ट साइड ऑफ बंगाल है एंड हिंदूज हैं, वो ज्यादा रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट करते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा टेंशन था ही। तो ब्रिटिशर्स ने बोला लेट्स यूज दिस, और यूज करके उन्होंने क्या किया कि कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा हो गया है संभालने के लिए एक गवर्नर जनरल के लिए, तो उसको 2 भागों में बांट देते हैं, ईस्ट और वेस्ट। करेक्ट। तो 1905 में उन्होंने डिवाइड कर दिया। नाउ दे डिड नॉट रियलाइज कि इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, तो लोग सड़कों पे आ गए। पहली बार इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हुआ, नॉन वायलेंट स्वदेशी मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। सो ईस्ट में उस टाइम पे ऑलरेडी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, यस, बोल सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल, जो कि अभी का बांग्लादेश है टेक्निकली। अभी का बांग्लादेश, यस। तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, बॉयकॉट मूवमेंट्स हुए, ये लोग सड़कों पर उतर आए, फॉरेन कपड़े जला रहे हैं, बहुत उसके खिलाफ। और गांधी जी का इम्पैक्ट था वहां पे? नो, गांधी जी hadn't come to India अभी तक। ओह, He came in अच्छा, 1916। वो अभी तक साउथ तो अफ्रीका कपड़े, में थे। विदेशी कपड़े गांधी जी से पहले भी जल चुके हैं। यस यस यस, बिल्कुल, स्वदेशी क्रेडिट मूवमेंट गांधी जी ले गए। तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। या स्वदेशी, सो इनफैक्ट उसी समय वंदे मातरम, इनफैक्ट जो कंट्रोवर्सी चल रही, वंदे मातरम बिकेम अ काइंड ऑफ अ दैट सबसे ज्यादा यूज पूरे आप देखेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो वंदे मातरम एक नारे की तरह यूज तो हुआ। क्या मुस्लिम तब वंदे मातरम बोलते थे? यस, तब बोलते थे? यस,
सो वंदे मातरम इनफैक्ट बारिसाल में, अभी बांग्लादेश में है, वहां पे करीब 10,000 हिंदूज और मुस्लिम्स इकट्ठा हुआ और एक साथ उन्होंने वंदे मातरम गाया। और ये कब की बात है? 1905 1905। तो ये मुस्लिम्स को वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, ये कभी आया? केम मच लेटर, 37 में ये जिन्ना एंड हिज हाँ। कंपनी क्रिएटेड दिस। सो तो वो ना इतना रेजिस्टेंस हुआ, नाउ इतना परेशान हुए, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये थोड़ा ज्यादा मतलब विरोध हो गया है। हम्म, नाउ दिस कंटिन्यूड राइट, दे केप्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिवीजन। हम्म, 1911 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कहा इसको खत्म करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस, तो उन्होंने बंगाल को वापस से रीयूनाइट कर दिया, ईस्ट जोड़ वेस्ट दिया बंगाल इसको, जोड़ ईस्ट दिया। वेस्ट। हाँ, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार इसका इनको कुछ तो खामियाजा इनको देना चाहिए हमें। तो उन्होंने एक तो अलग कर दिया बिहार एंड उड़ीसा स्टेट को, ओके। उन्होंने उसको अलग कर दिया, राइट, 1912 में ये स्टेट बन गया। हम्म, और दूसरा उन्होंने कहा कि अब हम कैपिटल जो है उसको कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट करेंगे। हम्म, तो काइंड ऑफ इट इज लुक्ड एट, बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि रेट्रीब्यूशन की तरह था, इंग्लिश पनिश भी करना चाहते थे कि ठीक है हम यूनाइट तो कर देंगे बट विल बी शिफ्टिंग द कैपिटल टू दिल्ली। तो उसी समय 1911 में कैपिटल उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर दिया। सो इसको ये बोल सकते हैं कि ये बंगाल के डाउनफॉल की शुरुआत थी? अभी तक भी नहीं, अभी तक भी नहीं। नहीं। आई थिंक सी सो उसका बड़ा इम्पैक्ट तो हुआ ही होगा, कैपिटल शिफ्ट होने का मतलब है आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और सो देश को अब दिल्ली चला रहा है, ना कि बंगाल चला रहा है, राइट? आई एग्री। सो सी फिर भी ना गवर्नेंस कैपिटल से कई बार बहुत सारी चीजें इफेक्ट नहीं होती है। ओके, अब वर्ल्ड ओवर एग्जांपल्स देख लो, गुजरात का कैपिटल देख लो, आप क्या है? गांधीनगर है। करेक्ट। सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? अहमदाबाद। एग्जैक्टली। यूएस का कैपिटल कौन है? वॉशिंगटन है। सबसे बड़ा सिटी कौन है ईस्ट में, न्यूयॉर्क। बगल में न्यूयॉर्क। सो ठीक है, आई एग्री कि पावर वहां से ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिकली फिर भी वो इट कैन नॉट बिकम द सेंटर। बम्बई जैसे दिल्ली। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक्स विल बी ड्रिवन बाय सम अदर रीजंस। तो उस समय तक भी जो कैलकाटा का प्रोमिनेंस था इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, उस पर असर नहीं आया। जूट का इंडस्ट्री जो है तो उस पर क्यों असर आएगा? कैपिटल चाहे कहीं भी हो, जो 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 व्यापारी होंगे वो तो वहीं रहेंगे। Correct. सो नॉट रियली। क्योंकि आपने ईस्ट और वेस्ट बंगाल की बात की है, वो लोगों ने साथ में मिलकर रेजिस्टेंस दिखाया और वो एक हो गए। तो अलग होने का कारण क्या हुआ? ये जिन्ना की वजह से हुआ कि उन्होंने वापस से उसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि ये तो एक क्यों हो गए, ये तो अलग हो सकते हैं। सो अगेन वो इट केम मच लेटर। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जिन्ना शुरुआत में अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट पूरी मुस्लिम लीग की शुरुआत ही आप देखेंगे तो ईस्ट जो अभी बांग्लादेश है, अर्स्टवाइल ईस्ट बंगाल है, वहीं से शुरुआत हुई है। ढाका में पहली बार एक काइंड ऑफ स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स की मीटिंग होती है कि किस प्रकार से जो पूरी कम्युनिटी है उसको इंटीग्रेट करे सोशियो इकोनॉमिकली, एजुकेशनली। वहां से शुरुआत हुई, तो मुस्लिम लीग की शुरुआत ही वहीं से हुई। एंड एट दैट टाइम आई थिंक जिन्ना वाजंट पार्ट ऑफ दिस। जिन्ना वाज अ पार्ट ऑफ दिस, बट शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो ही यूज्ड टू बी कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर लीडर्स, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में सबसे ज्यादा विश्वास करता था। इनफैक्ट कम्युनिटी में ही कुड नॉट गेन मच ग्राउंड बिकॉज लोग उसको बोलते थे कि यार ये तो अपने राइट्स की स्ट्रॉन्गली बात ही नहीं करता। उसने बाद में रियलाइज किया कि ये तो अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अपन अलग देश लेके उसका Correct. हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं। करेक्ट। इनफैक्ट किसी ने उसके कान भरे, उसको रियलाइज हुआ होगा जिन्ना को। बीच में ही वेंट ऑन अ सबैटिकल ऑलमोस्ट 1916 में, जब इनफैक्ट कांग्रेस सेशन हुआ जिसमें दोनों नरम दल गरम दल जो बोलते हैं रीयूनाइट हुए। वहां पे इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसी समय मुस्लिम 1860 1916 1916 ओके Yeah. सॉरी, उसी समय मुस्लिम लीग का भी सेशन वहीं पे हुआ, कांग्रेस का भी वहीं पे हुआ, एक ही शहर में। और एक तरह से ना बहुत इट वाज द आप पीक बोल सकते हैं जो नेशनलिस्ट मूवमेंट यूनिटी का। एक ही शहर में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। कांग्रेस में विभाजन हो चुका था, वो आपस में फिर से मिल गए, जो नरम दल गरम दल थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। एंड उसी समय पे जिन्ना रियलाइज्ड कि मेरा भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल है नहीं इसमें। ही वेंट ऑन अ सबैटिकल, केम बैक अ फ्यू इयर्स लेटर, एंड फिर 30 के आसपास से आप देखेंगे वो क्लैमर स्टार्ट होना शुरू हो गया, जिसमें टू नेशन थियरी जिसको बोलते हैं। एंड 30 यानी ऑलमोस्ट 14 इयर्स। या कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर नॉट जस्ट टू कम्युनिटीज, दे आर एसेंशियली टू नेशंस। क्योंकि उनका सब कुछ अलग है, ना सिर्फ रिलीजन बल्कि खान पान, कल्चर, उनका कस्टम्स, हर कुछ अलग है। दे कांट लिव टुगेदर। एंड ही कुड कन्विंस अ लार्जर पार्ट ऑफ he and some other leaders as well, yes. क्योंकि क्या होने लगा कि आप देखेंगे उसी समय ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात आने लगी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या था कि किसी भी एक रीजन में, क्योंकि इलेक्शंस आ गए थे 1909 के बाद, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लिमिटेड वे में इलेक्शंस लाने शुरू कर दिए थे।
तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स में क्या था कि किसी एक सीट से ना उसको आप रिजर्व कर देंगे कि यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और वोट करने वाले लोग भी सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं, राइट? दैट्स कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए तो धीरे धीरे उनको थोड़ा रियलाइज होने लगा कि वी कैन बी इन पावर बहुत सारी जगहों पे जहां हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है, राइट? और जब वो पावर में धीरे धीरे आने लगे तो उनको ये आने लगा कि वी कैन यू नो थिंक फॉर आवर कम्युनिटी, वर्क फॉर आवर कम्युनिटी, अपनी बातें रख सकते हैं। सो दैट टेस्ट ऑफ पावर गिव देम कि यार एक लार्जर हिंदू मेजॉरिटी के साथ हमें रह के समन्वय बना के या उनके अधीन रह के हमें रहने की जरूरत नहीं है। लेट्स हैव आवर ओन प्लेस। करेक्ट। और ये मेथोडोलॉजी जो अंग्रेजों ने क्रिएट की, शास्त्रों में इसे डिवाइड एंड रूल कहा गया, राइट? तो बट आई मीन इसके पीछे ब्रिटिशर्स का माइंडसेट क्या था? ऑफ कोर्स हम लोग बंगाल पे वापस आएंगे, लेकिन उनका माइंडसेट क्या था कि अगर हम इनको तोड़ेंगे तो ज्यादा टाइम तक रूल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यही था, राइट? सी कभी भी इतने बड़े देश में हमेशा आप ये बहुत क्लीशेड टर्म सुनते होंगे ना कि यार अंग्रेज तो कुछ लाख थे, करोड़ों भारतीय थे। इनफैक्ट आई वांटेड टू आस्क यू कि जब वो रिचेस्ट ब्रिटिशर वापस गया था तो उस टाइम पे तो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स ऑफ अंग्रेज थे ना भारत में, तो आप बोल रहे सूबे के सारे लोग उसको पैसे देते थे, रिश्वत देते थे, तो ये क्या उसका पावर, क्या चीज का पावर था? उसकी लैंग्वेज का पावर था या उसके हथियारों का पावर था? सी कभी भी कोई भी कम्युनिटी या कोई भी ग्रुप या कोई भी पर्सन किसी पर रूल करता है तो इस कारण से रूल नहीं करता है कि वो बहुत पावरफुल है या कोई बहुत एक्सेप्शनल है या बहुत ज्यादा रिच है। वो इसलिए रूल कर पाता है क्योंकि जिस कम्युनिटी पे रूल कर रहा होता है उसमें से ही कुछ लोग होते हैं जो उसकी मदद कर रहे होते हैं। ये हमेशा के लिए ट्रू होगा। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर भी रहे थे, अगर 1857 की क्रांति हुई तो उसमें जितने भी लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था उसके खिलाफ जो लड़ रहे थे कौन लोग थे? वो वही सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स थे ना जिसको उन्होंने रिक्रूट कर रखा था। बस ऑफिसर्स जलियांवाला बाग में जिन्होंने गोलियां चलाई वो भारतीय ही तो थे। करेक्ट। तो ऑफिसर्स बस ब्रिटिश थे, लेकिन उसके अंदर कौन से सोल्जर्स थे? वही गोलियां चला रहे थे ना। सो उस समय भी, बाद में भी, और कभी भी कोई रूलर क्या चाहेगा? यही चाहेगा कि जो पूरी कम्युनिटी हो एक साथ यूनाइट होकर मेरे अगेंस्ट ना है। हो सकता है एक मेरे अगेंस्ट हो, दूसरी मेरे अगेंस्ट हो, लेकिन उसी में से एक लार्जर सिग्निफिकेंट पोर्शन होना चाहिए जो मेरे साथ, ठीक है। तो को-ऑप्ट करना चाहेगा उस चीज को। ब्रिटिशर्स ने, आप देखेंगे 20th सेंचुरी के स्टार्ट में रियलाइज करना स्टार्ट किया, जब कांग्रेस थोड़ी मजबूत होने लगी, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गया, इनफैक्ट बंगाल में अनुशीलन समिति वगैरह, उन्हें लगा कि मुस्लिम्स को हम लोग अगर को-ऑप्ट कर ले अपने साथ तो दे कैन बी आवर गुड एलाइज। और आप बाद में देखेंगे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे उनका बहुत क्लियर मैसेजिंग था अपनी कम्युनिटी को कि हमें कोई कांग्रेस के साथ या हिंदुओं के साथ हर आंदोलन में कूद नहीं जाना है, हमें अपने राइट सिक्योर करने हैं और जहां भी जरूरत होगी तो ब्रिटिशर्स के साथ हमें रहना चाहिए उसकी। सो इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल के कितना पावरफुल था? बंगाल का सीन क्या था? इंडिपेंडेंस के समय इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। सो अगर आप नंबर्स में देखेंगे 1950 पे इंडस्ट्रियल आउटपुट जो पूरा हमारे देश का था उसका 3/4 75% तीन आप बोलेंगे टेरिटरी से था, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, राइट, यही स्टेट्स का भी नाम था, राइट। लेकिन इस 75% में भी देखेंगे बॉम्बे 33% था, ओके, कैलकाटा 27% था, ओके। तो बॉम्बे सबसे बड़ा हुआ, लेकिन बॉम्बे के अंदर गुजरात भी था। तो अब गुजरात को हटा दो, करेक्ट, तो सबसे बड़ा हुआ कैलकाटा, राइट। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट आजादी के समय। जो हमारे देश का पर कैपिटा इनकम था 1960 में, एंड दिस इज ऑल पब्लिश्ड, 1960 में पर कैपिटा इनकम देश का अगर 100 रुपए था, बंगाल का 127 रुपए था। इट वाज द थर्ड रिचेस्ट, सो नेशनल एवरेज को भी क्रॉस कर गया था, थर्ड रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम एज वेल, राइट। इंडस्ट्रीज के टर्म्स में आप देखेंगे कैलकाटा वाज द हब ऑफ मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट। हुगली नदी के किनारे आप देखेंगे, मतलब इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्री, मैसिवली, राइट। और ये कब तक था? 1960 तक था आप कह रहे हैं? सो 60 का आपने पर कैपिटा बताया था कि 60 का पर कैपिटा बताया, यस। सो इंडस्ट्रीज तब मोर और लेस शिफ्ट हो रही थी बॉम्बे प्रोविंस में, जिसमें गुजरात भी आता था? सो नॉट रियली, उस समय तक भी शिफ्ट नहीं हो रही थी। तो कौन है बंगाल की इस हालत का आर्किटेक्ट? ये सवाल अब इसका जवाब। सी एक सबसे बड़ा झटका तब लगा ना जब हम लोग डिवाइड हुए, तो क्या हुआ, जो पूरा यूनाइटेड बंगाल था उसमें जूट इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट था। लेकिन जब डिवाइड हुए तो क्या हुआ कि जूट के सारे मिल्स हमारे पास रह गए, जूट ग्रोइंग एरियाज बांग्लादेश में चले गए, ईस्ट पाकिस्तान में, और आज उसका फायदा भी उठा रहा है, राइट।
शुरुआत में तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ओपन बॉर्डर्स थे तो चलता रहा, जूट आना जाना, उस पर थोड़े बहुत ड्यूटी व्यूटी लगा के बहुत दिन तक चलता रहा। बहुत बहुत लेट तक नहीं चल पाया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए जूट ग्रोइंग के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को उसमें मैंडेटरी किया कि जूट के लिए हमें उसमें जूट ग्रो करना है, बट वो फिर भी वो कॉम्पनसेट नहीं कर पाया उस चीज़ को। सो दैट वॉज द फर्स्ट मगर फिर भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांग थे कलकत्ता में, और इसलिए तब भी बहुत डिटरिएट नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट डिटरिएशन आया 1965 में। ओके 65 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता है, और देश में ऐसे भी बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। हमारे फूड ग्रेन्स एकदम ऑलमोस्ट, हम लोग बहुत बुरी हालत में होते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने यूएस से ऑलमोस्ट बेग किया उस समय फूड ग्रेन्स के लिए। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कह दिया था कि एक समय आप अपने अगर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे उपवास रखें, वैसी हालत थी हमारी। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो हमारा बजट है ना, उसको अब एकदम एसेंशियल चीज़ों पे ही हमें खर्च करना पड़ेगा। तो नॉन एसेंशियल्स के बजट्स कट करने लगे। तो 1965 में आप देखेंगे उन्होंने कहा कि नॉन एसेंशियल्स मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इमीडिएट अर्जेंट तो है नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर्टेल कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उन्होंने कर्टेल किया रेलवे का एक्सपेंडिचर। अच्छा, राइट। 65 में आप देखेंगे रेलवेज का बजट था 275 करोड़। ओके, ठीक है, उन्होंने उसको कट करना स्टार्ट किया। 69 आते आते उस रेलवे का बजट हो गया 94 करोड़। ओ, एक तिहाई। अब इसे बंगाल को कैसे फर्क पड़ा? ऐसे फर्क पड़ा कि बंगाल की पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आप देखेंगे मेजरली रेलवेज को पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करती थी। बहुत सारी कंपनीज थी, एंड्री यूल, ब्रेथवेट, जेसअप, ये सारे वर डिपेंडेंट ऑन रेलवेज फॉर देयर बिजनेस। उसके इंटर्न एंसिलरी इंडस्ट्रीज थे नदी के दूसरी तरफ हावड़ा में, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो इन बड़ी कंपनीज को सप्लाई करते थे एंसिलरी पार्ट्स। तो जैसे ही 1/3 हुआ तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे मैसिव असर आया, वो डिक्लाइन किया। 2 साल बाद 65 के एक और मेजर चेंज आया बंगाल में, दैट वाज अ पॉलिटिकल चेंज। 67 में आप देखेंगे इलेक्शंस होते हैं, थर्ड इलेक्शंस हुए, फोर्थ इलेक्शन सॉरी, और राज्य के करीब, देश के करीब 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आती हैं। पहली बार इतना मेजर चेंज आता है 1967 में। 1967 ठीक है, बंगाल वाज वन ऑफ देम। तो एक यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आती है वहां पे, लेफ्ट भी उसमें होता है, सेंट्रिस्ट पार्टीज होती है, बांग्ला कांग्रेस एंड ऑल ऑफ दैट। अजय मुखर्जी उसके सीएम बनते हैं। ओके, जब ये सत्ता में आते हैं तो लेफ्ट अभी तक जो था ना, वो लेफ्ट विपक्ष में रहा था, और लेफ्ट को आप जानते हैं उस मतलब इंडस्ट्री दिख गया तो मतलब वो जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया वैसे है वो। नो, यहाँ पे तो लाल को ही लाल कपड़ा दिखा। राइट। अब जैसी वो सत्ता में, अभी तक तो विरोध प्रदर्शन ही वो सब करते रहते थे, लेकिन अब सत्ता में आए तो उनको समझ भी नहीं आया करे क्या। विरोध तक तो ठीक था उनके। इनफैक्ट सरकार में रहते हुए लेबर मिनिस्टर ने कहा कि जैसे लोग हड़ताल करते थे। क्यों थी लेबर मिनिस्ट्री जब? लेबरों के लिए, लेबर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं, इंडस्ट्री नहीं रखेंगे, लेबर रखेंगे। सॉरी, हाँ, तो लेबर मिनिस्टर ने कहा, हाँ, तो जैसे जनरली हड़ताल्स क्या होता है कि फैक्ट्री के सामने बैठ गया एक तंबू लगा के, उसमें सब लोग अपना अपना भाषण दे रहे हैं और मैनेजमेंट हाय हाय कर रहे हैं, शाम को अपना बांधा चला गया, ज्यादा वहीं पे दिन भर का अनशन हुआ ये सब। तो उन्होंने कहा ये सब हड़ताल वड़ताल है, बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा, तुम लोग घेराव कर लो। अच्छा, तो जैसे मैनेजर बैठा हुआ है अपने केबिन में, तो बाहर घेर लो, निकल नहीं दो उसको बाहर। राइट। तो घेराव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगा उस समय। एंड घेराव जनरली ना थोड़े वो मिलिटेंट होने लगते हैं। ऑफ कोर्स अंदर से कोई निकलने की कोशिश करेगा, आपने घेर रखा है किसी को, दिन भर नोएडा में हुआ ना अभी। एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली। तो ना सरकार में रह के अगर आप इसको हवा दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं घेराव करो, इससे इंडस्ट्री में बहुत भयंकर गलत मैसेजिंग गया। 65 में अब डेटा है, इनफैक्ट आप देखेंगे कि करीब 178 स्ट्राइक्स हुए 65 में। ओके, राइट। 70 आते आते सिर्फ 5 सालों में स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट 4 गुना होगा, 600 से ज्यादा। अरे बाप रे। दिस इज जस्ट चेंज इन 5 years। इसके विरोध में लॉकआउट्स, जहां पे ओनर्स बोल देंगे कि इस कंडीशन में तो हम नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन, लॉकआउट्स भी 3 गुना हो गए। सो एसेंशियली जो पूरा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट था वहां का, वो मैसिवली डिग्रेड हो गया। सेंटर ये सब नहीं देख रहा था? सेंटर क्या करेगा? सो जब स्टेट वहां के इंडस्ट्रीज को सेंटर पॉलिसीज में सपोर्ट कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर में सपोर्ट नहीं कर सकता ना। सही बात है, ठीक है, राइट। तो जब स्टेट ही बोल रहा है कि घेराव कर लो, एंड जब इंडस्ट्री को दिख रही है कि स्टेट ही हमें सपोर्ट नहीं करेगा, अगर कल को मेरे यहाँ स्ट्राइक होता है तो वो लेबर्स के साथ ही सिर्फ खड़ा होगा, लॉजिक के साथ खड़ा नहीं होगा। राइट। तो वो स्टार्ट करेगा पुल आउट करना।
70 में एग्जैक्टली आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट हमने बात की कि 1950 में 27% थी, वो 70 में 13.5% पे आ गई, आधी हो गई, 13.5%। आधी हो गई। सो वहां से आप देखेंगे जो एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल जिसको हम बोलते हैं, जो शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड विद दैट फर्स्ट 3 ईयर रूल। बीच में 2 बार 356 भी लगा, कांग्रेस ने सरकार बर्खास्त कर दिया ऑल दैट, वहां से लेकिन वो स्टार्ट हुआ। वो कभी बाउंस बैक करने की कोशिश नहीं हुई? सरकार ने चाहा ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं चाहा। 77 में फिर लेफ्ट का रूल आ गया फुल मेजोरिटी के साथ, अगले 34 वर्षों तक वही रहे, 2011 तक, ठीक है। राइट। लेफ्ट प्रिंसिपली इनफैक्ट आप देखेंगे एज कम्युनिज्म, राइट, इंडस्ट्रीज इज नॉट समथिंग। तो जब उन्होंने अपनी पहली पॉलिसी भी लाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी लाई, उन्होंने जब देखा कि यार बड़ा नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा हम छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, बिगर इंडस्ट्रियल हाउसेस को नहीं सपोर्ट करेंगे। दे वर क्लियर। एंड देन दे सेड फॉरेन कैपिटल को तो एकदम नहीं, जो आ गया है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेन कैपिटल कोई नया नहीं आएगा बंगाल में। तो जब एक स्टेट गवर्नमेंट ही बोल रहा है कि कोई फॉरेन कैपिटल नहीं आएगा मेरे स्टेट में, तो हाँ इंडस्ट्रीज का क्या माहौल रहेगा? तो इस पे डायलॉग्स, इस पे चर्चा हुई होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 34-35 इयर्स, है ना, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। सो सी बीच में क्या होता है ना कि कई बार अब जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वहां थी वो एक दिन में पुल आउट नहीं कर सकती है, राइट। तो क्या होता है कई बार, क्योंकि बहुत संग कॉस्ट भी है वहां पे, किसी का अगर इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ का, तो खराब होते हुए भी देखता रहेगा, रुकता रहेगा, कई बार बात करने की कोशिश करेगा, उसी में चलाने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज फिर भी वहां पे रुके रहे। लेकिन जब लगातार वो दिखने लगा कि ये सत्ता से भी नहीं जाने वाले, कई बार आप वेट करते रहते कि हो सकता है दूसरी पार्टी आ जाए तो थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाए, जब उनको दिखने लगा कि वो सत्ता में भी इतना लगातार रहते जा रहे हैं। क्या कारण था, क्यों लगातार रहे भी, जबकि डीग्रो कर रहा है बंगाल, तो लेफ्ट लगातार पावर में कैसे रहा? कुछ कुछ चीजें जो उन्होंने करी तो बड़ी पॉपुलिस्ट थी, राइट। जैसे जब भी वो सत्ता में 77 में आए, नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक ऑपरेशन बरगा लाया। ऑपरेशन बरगा, हाँ, ओके। तो जैसे आप देखेंगे कि लैंड राइट्स इंडिया में हमेशा से ना एक बहुत कंटेंशियस इशू रहा है। ओके। जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो हमारे पास मल्टीपल रेवेन्यू सिस्टम थे, जमींदारी उसमें से एक सिस्टम थी। ये पूरा रीजन आप देखेंगे जमींदारी सिस्टम में आता था, जो बंगाल सूबा भी का, बिहार, झारखंड, ये सब। तो जमींदारों के पास जमीन होती थी, लैंड राइट्स जो एक्चुअल जमीन जोत रहा है उसके पास नहीं होती थी, राइट। इसको मल्टीपल स्टेट्स ने सॉल्व करने की कोशिश की जब सब हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है। आप देखेंगे करीब करीब सारे स्टेट्स ने जमींदारी एबोलिशन लॉ लाया 1950 के आसपास। बिहार पहला था, उसके बाद बाकी स्टेट्स ने भी लाया। फिर स्टेट्स ने लैंड सीलिंग एक्ट भी लाया कि एक व्यक्ति का इतना ही मैक्सिमम लैंड हो सकता है, राइट। जैसे प्लेन एरियाज में बिहार ने कहा कि 30 एकड़ हो सकता है और हिली एरियाज में 50 एकड़ हो सकता है। उससे ज्यादा जो होगा उसको स्टेट एक्वायर कर लेगा और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिसके पास लैंड नहीं है उसके पास। इस पे तो बहुत रेजिस्टेंस आया होगा, मतलब लोगों के पास रेजिस्टेंस आया, लेकिन लोगों ने इसके तरीके ढूंढ लिए। तो किसी और के नाम पर जमीन कर दी, बेनामी जमीन कर दी, स्कूल के नाम पे कर दी, तालाब के नाम पे कर दी, डिमोनेटाइजेशन हुआ। करेक्ट, नौकर के अकाउंट में पैसे डाल दिए। करेक्ट, ठीक है। तो वो हुआ। तो रेयरली आप देखेंगे इंडिया में कहीं भी ना जो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन था वो सक्सेसफुल हो पाया, रेयरली कहीं भी हुआ। बंगाल में भी यही हालत थी अंटिल 78। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने 78 में क्या बोला कि हम ना इसको सॉल्व करेंगे। उन्होंने तो बरगादार वो थे जो खेत जोत रहे थे एक्चुअली, उन्होंने करीब 10 लाख एकड़ जमीन अक्वायर किया और 10 लाख बरगादारों को बांटा एक्चुअली। एंड जो उसमें तरीका भी उन्होंने अप्लाई वो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल था कि गांव में जाते थे, वहीं पे आइडेंटिफाई करते थे किसके पास कितनी जमीन है, वहीं पे इनफैक्ट पर्चा लिख के दे देते थे कि तुम्हें ये जमीन दी जाती है, ताकि वो उनको ऑफिसेज ना दौड़ना पड़े एंड बाद में वो लीगल हर्डल्स में ना फंस जाए। तो उस तरीके से उन्होंने इसको काफी हद तक सॉल्व किया। और इसी कारण से आप देखेंगे जिन किसानों को, जिन बरगादारों को जमीन मिली, उस जिंदगी भर के लिए वो लेफ्ट सपोर्टर्स हो गए, राइट। दिस जो लेबरर्स भी होते हैं कई बार उसको समझ में नहीं आता है ना कि जो और कितना मैसिव लेवल पे ये ग्राउंड वर्क इन लोगों ने किया होगा, मतलब जो आप कह रहे हैं 10 लाख लोगों को 10 लाख एकड़ मेहनत की, मतलब बिल्कुल इस एरिया में की। यस। फिर लेबरर्स के साथ भी क्या होता है ना, इवन दो डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, इवन दो लॉन्ग टर्म में मेरा नुकसान हो रहा है, मैं क्या देखता हूँ ना, अरे सरकार या ये जो नेता है ना हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। कई बार वो अपने एडवांटेज के लिए आपको उकसा रहा है, लेकिन एज अ लेबर यार ये तो मेरे हक की बात कर रहा है। तो वो पूरी जो कम्युनिटी थी वो उसको लगता था कि मेरे हक की बात करता है, मेरे हक की बात हो रही है। विच लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा नुकसान का होता है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री बंद हो गई कल को, तुमने 100 दिन हड़ताल कर दिए, वो फैक्ट्री वाला बंद करके चला गया, तो नुकसान किसका हुआ,
टाटा अगर सिंगूर से चला गया तो नुकसान किसका हुआ? सही बात है, स्टेट है का ही ना? हुआ, हाँ। स्टेट का ही ना हुआ, उसका थोड़ी नुकसान, उसका तो जो भी हुआ वो रिकवर कर लेगा। हुँ, तो ये रियलाइज नहीं करते हैं, और बहुत बार ना मैक्रो लेवल पे चीजें नहीं देख पाते हैं। हुँ, जैसे आप हमें भी बात कर रहे हैं, हाइंडसाइट में देख रहे हैं, नंबर्स हमारे पास है, मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं। डे टू डे में हम क्या देखते हैं कि मेरे साथ कौन खड़ा है, तो हुँ, सरकार तो मेरे साथ खड़ी है, तो बाकी सब ठीक है। और सरकार क्या बोल रहा है, सबको उसका हक मिलेगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। कम्युनिज्म कितना प्यारा प्रिंसिपल हुँ, है ना, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। वाओ, दिस इज सो, मतलब, यू नो, तो यस, दे केप्ट ऑन विनिंग। ज्योति बसु कैसे पॉलिटिशियन थे? अगेन अलग अलग व्यूज है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम्स ऑफ द कंट्री। यस, सी, कई बार ना व्यक्ति को और पॉलिटिशियन को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, ठीक है, राइट? जो हम मनमोहन सिंह जी के केस में अक्सर बात करते हाँ हैं, जी। व्यक्ति बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइट? ज्योति बसु हो सकता है बहुत अच्छे व्यक्ति, एकदम वो यूके ट्रेंड कम्युनिस्ट थे, स्टार्च धोती कुर्ता, एकदम सिंप्लिसिटी वाले, वेरी लॉन्ग टेन्योर, 52 में वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो शुरू से थे, हुँ, यू नो, 77 में वो सीएम बनते हैं। एक दो अच्छी चीजें भी हुई, जैसे मैंने कहा, ये सब ऑपरेशन बर्गा वगैरह, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और आज बंगाल की जो हालत है, अगर सबसे ज्यादा आपको किसी को एट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो उन्हीं को करना पड़ेगा। ज्योति बसु। यस, उन्हीं के रीजन में जो सम ऑफ द मेजर, सबसे आप बोल सकते हैं हीनियस इंसिडेंट्स हुए, क्राइम्स हुए, हुँ, जो सबसे ज्यादा सिग्नलिंग देती है स्टेट का, यू नो, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज या लॉ एंड ऑर्डर, उनके समय हुआ। हुँ, हुँ, 93 के आसपास मुझे लगता है, इफ आई एम करेक्ट, हुँ, हुँ, आदित्य बिरला को हुँ, कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने, हुँ, मतलब राइटर्स बिल्डिंग इज लाइक द हब ऑफ कलकत्ता, राइट? हुँ, सीएम ऑफिस वहां पे, सेक्रेटेरिएट है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऑफिस है, उसके सामने जस्ट वहां पे जीपीओ है, आरबीआई है, उसके बीच में उनको गाड़ी से उतारा गया, आदित्य बिरला को, उनके कपड़े फाड़े गए, अंडर गारमेंट्स में आए वो। वैसे ही आगे में उनका इंडिया एक्सचेंज, आगे इंडिया एक्सचेंज प्लेस है, हुँ, वहां से करीब 500 मीटर, वहां तक पैदल चल के अंडर गारमेंट्स में हो जाते हैं, राइट? उस व्यक्ति ने फिर वहां से फ्लाइट पकड़ी, कलकत्ता से बॉम्बे गया, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट किए, ही नेवर वेंट बैक टू कलकत्ता। तो आदित्य बिरला जैसे एक व्यक्ति के साथ ऐसे हो सकता है, बाप रे! तो आप सोचो कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहना चाहेगा? एंड दीज़ आर नेशन बिल्डर्स, हाँ। एग्जैक्टली। एंड आज आदित्य बिरला या उस ग्रुप को कोई फर्क पड़ा क्या? सही बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउसेस, सही बात राइट? है। आपको, आपका क्या हुआ? एंड देन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये इंसिडेंट्स आप सर्च कर लो नेट पे, हुँ, आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? सो आज हम कई बार बोलते हैं ना कि मीडिया पे इतना ज्यादा रिस्ट्रेन है, मीडिया तो कुछ छाप ही नहीं पाता है, हाँ, हाँ। इसको रिस्ट्रेन बोलते हैं। बाप रे! तो आप कितना मतलब मेजर शिफ्ट हो लेकिन गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बंगाल में हर एक व्यक्ति को ये पता है, कलकत्ता में किसी से भी पूछोगे आपको स्टोरी नैरेट कर देगा, लेकिन अब प्रेस में ढूंढ के दिखा दो मुझे ये इंसिडेंट। तो आप कह रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस था दिल्ली में? नहीं, कलकत्ता में, बंगाल में, नहीं बट आप अच्छा मतलब कह रहे हैं दिल्ली ने भी इसको कवर नहीं किया? दिल्ली में उन्हीं की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। सपोर्टेड बाय लेफ्ट, ठीक है। तो और आप तो एंड लॉट ऑफ सच इंसिडेंट्स, सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं, लॉट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जिसकी आज हम बात करते हैं, उसका जेनेसिस वहीं से है। उस पीरियड में जितना पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, मतलब वही आज के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। आप स्टेट इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस तो छोड़िए, दो म्युनिसिपल इलेक्शंस में, हुँ, इनफैक्ट आप सर्च करना बंतला रेप केस, यू नो, हुँ, 1990 में म्युनिसिपल इलेक्शंस में, हुँ, कलकत्ता से जस्ट थोड़ी दूर पे सीपीएम कार्यकर्ताओं ने, हुँ, एक गाड़ी में 3 महिलाएं थी, ड्राइवर था उसका, उनको गाड़ी से खींच के बाहर निकाला। हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्कर्स थी ये दोनों महिलाएं, एक तीसरी महिला डब्ल्यूएचओ या यूनिसेफ की थी, राइट? इनको गाड़ी से बाहर निकाला, पार्टी ऑफिस के सामने रेप किया उनका। एक वुमेन ने जब रेजिस्ट किया उसको मार दिया, ड्राइवर ने जब बचाने की कोशिश की उसको चाकू से गोद के मार दिया। बाद में ज्योति बसु कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अरे बाप रे! तो ही, बहुत सारे लोगों को अब लगता हो देखने में कितना सिंपलिस्टिक एंड, यू नो, हुँ, अच्छे व्यक्ति एंड ऑल ऑफ दैट। नो, द एग्जांपल्स दैट आई सी डोंट पॉइंट टू दैट। हुँ। 2011 ममता दीदी आ जाती हैं। उन्होंने क्या किया कि लेफ्ट की सरकार नहीं बनी, हिल गई, लोग शिफ्ट हो गए? इंटरेस्टिंग है। सो आप देखेंगे 2001 में हाँ, विधानसभा के इलेक्शंस थे। हाँ, ज्योति बसु करीब 34 सालों तक, सॉरी 23-24 सालों तक सीएम रह चुके थे। ठीक है। थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी आने लगा था, 2 रीजन से। एक तो 91 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, बाकी स्टेट्स ने बहुत उसका फायदा उठाना शुरू हुँ, कर दिया, बंगाल में असर दिख रहा था। आप देखेंगे डेटा है, 91 से 2003 के बीच हुँ, जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स आए हमारी कंट्री में, क्योंकि हमने मार्केट्स हुँ, ओपन किए थे, आप देखेंगे कि उसका एक बहुत मेजर पोर्शन
एक चौथाई इनफैक्ट, एक तिहाई एक चौथाई सिर्फ बॉम्बे और गुजरात में गया, गुजरात और महाराष्ट्र में गया। ठीक है। बाकी स्टेट्स में जब आप देखना शुरू करेंगे और बंगाल स्पेसिफिक देखेंगे तो 5% से भी कम जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे वो बंगाल को है, ओके। एंड वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो 4% से भी कम। एक तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में 25%, यहाँ पे 3 से 4%। करेक्ट। और दूसरा, हाँ। जो प्रपोजल्स आए भी आप देखेंगे अगर उसका इंप्लीमेंटेशन रेट्स, क्योंकि कई बार प्रपोजल्स इंप्लीमेंट भी नहीं होते, करेक्ट। गुजरात एंड महाराष्ट्र में 55%, बंगाल में 35%। अच्छा, तो 4% का भी 35%, वन थर्ड। एग्जैक्टली। नाउ ये ना दिखने लगा था लिबरलाइजेशन के कारण जो जॉब्स क्रिएट हो रहे थे बाकी जगहों पे विज़ावी बंगाल में। आप देखेंगे 91 और 2001 के सेंसस में बंगाल नेट इमिग्रेंट स्टेट था, मतलब वहां लोग आते ज्यादा थे, वहां से निकलते कम थे काम वाम के कारण, राइट? ठीक है। 2011 में ये पलट गया। ओके। इट बिकेम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ लेबर। नॉर्थ इंडिया और बंगाल में देखेंगे तो 2001 तक बंगाल में नॉर्थ इंडिया से लोग आते थे, करेक्ट। सारे स्टेट से। 2011 से बंगाल से नॉर्थ इंडिया में लोग जाते हैं। ओके ना, उसका एक तो असर दिखने लगा 2001 तक ना, इसलिए थोड़ा फटीग आ गया और वो एंटी इनकम्बेंसी हो रही थी। प्लस ज्योति बसु तो ठीक है, उनका एक ऑनेस्ट क्लीन इमेज था, उनका बेटा का थोड़ा सा आने लगा, उनका बेटा एकदम सेम यूके सिगार्स एंड वाइन एंड गोल्फ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो सबको लगने लगा यार तुम तो कुछ भी हो लेकिन बेटे को तो देखो, मतलब वो ज्योति तले अंधेरा। करेक्ट, ठीक है। वो नैरेटिव में आने लगा। नाउ वेयर इज ही नाउ? अभी कहाँ है वो? ही डाइड ना, ज्योति बसु। नहीं, सन। I'm not sure. Not Not is sure. he active? No, not politically. Not politically. Not politically, yeah. So that went against him, one of the points. Yes. 2011 में, ठीक है। तो एंटी इनकम्बेंसी सीपीएम ने ना बड़ा करेक्टली ना उसको गेस कर लिया, राइट? और उसने कहा कि यार इसको चेंज करना होगा, तो उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य को एज अ सीएम प्रोजेक्ट कर दिया 2001 के इलेक्शंस में। बुद्धदेव भट्टाचार्य इज मतलब अगेन वेरी रिस्पेक्टेड, क्लीन, कम्युनिस्ट, टैगोर को पढ़ने वाले, गैब्रियल गार्सिया मार्केस को उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ना बंगाल में वो फैसिनेशन है भद्रलोक इमेज के साथ। तो दे वांट टू सी देयर लीडर्स एज फ्रॉम दैट क्लास ऑफ भद्रलोक जो ये लोग रिप्रेजेंट करते थे, राइट? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य आ गए एंड दे वन मैसिवली इन 2001 अगेन लेफ्ट। तो एक्चुअली उनका जो स्टेप था वो सही साबित हो गया। 2006 में फिर इलेक्शंस हुए और अब देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी वन ऑफ द हाईएस्ट टैली से वापस आई, 235 सीटें 294 में। अच्छा, इनका सेम नेशनल पॉलिटिक्स में भी होता था, यानी लोकसभा चुनाव में भी सेम होता था? 2004 में आप देखेंगे वो दैट वुड बी द पीक ऑफ लेफ्ट इन इंडिया। उनको 63 सीटें आई 2004 में। ओके। जो पूरा लेफ्ट फैक्शन है उसको, ओ भाई, मतलब दैट वाज द पीक ऑफ लेफ्ट इन इंडिया। उसके बाद से डिक्लाइन ही है। तो 2006 तक आप देखेंगे कि लेफ्ट लग रहा था ना कि मतलब इज अनबीटेबल इन बंगाल, राइट? 294 में 235 सीटें किस पार्टी को आती है, किस स्टेट में आती है, राइट? 2004 के इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को एक सीट आई, सिर्फ ममता बनर्जी जीत पाई। तो लगा कि देयर इज नोबडी एल्स इन बंगाल। 1 versus 63। करेक्ट, 63 लेफ्ट ऑल अक्रॉस बंगाल, केरला एंड ऑल ऑफ दैट। करेक्ट। लेकिन लग रहा था कि मतलब बंगाल में तो अनबीटेबल है सीपीएम। 2006 से 8 में देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंड व्हिच टर्न्ड द नैरेटिव। 6 में जब ये कॉन्फिडेंस से बुद्धदेव भट्टाचार्य वापस आए तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि यार बंगाल अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें इंडस्ट्रीज को लाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वी कांट बी लेफ्ट बिहाइंड। वो असर दिखने लगा है। तो अब देखिए, बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ सर आपको। बढ़िया किया आपने तो। करेक्ट, 40-45 साल के बाद अब आपको लग रहा है। तो सीपीएम के कैडर ना बात करने लगे मतलब हर जगह पे कि इंडस्ट्रीज आना जरूरी है। तो ये बड़ा अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया और एकदम ही करेक्ट कि सर चीटिंग कर रहे हैं आप। कि एग्रीकल्चर तो बेस है लेकिन इंडस्ट्रीज फ्यूचर है, ऐसे नारे लगने लगे, राइट? नाउ जब ये होने लगा, इन्होंने स्काउट करना स्टार्ट किया इंडस्ट्रीज को। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप से बात हुई कि हम लोग सिंगूर, जो कलकत्ता से दुर्गापुर हाईवे है, एक्सप्रेसवे, एकदम हाईवे पे ही आपको 1000 एकड़ जमीन देते हैं। टाटा अपनी नैनो ला रही थी, तो नैनो प्लांट के लिए 1000 एकड़ की जमीन आपको देते हैं, ठीक है ना? वहां पे एसईजी बनाइए आप। तो सिंगूर में उन्होंने प्रपोजल दिया। सिंगूर में धीरे धीरे थोड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। वहां पे कहते हैं करीब 3/4 लोगों ने मान लिया, जो जमीन था कॉम्पनसेशन ले लिया, 1/4 ने नहीं माना, वो कॉम्पनसेशन नहीं ले रहे थे। ओके। तो धीरे धीरे प्रोटेस्ट होते रहा। फिर इसमें धीरे धीरे बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व होते रहे। काफी लंबा चलता रहा प्रोटेस्ट। वहां पे लोगों ने वहीं का एक ग्रुप बना लिया, वहां की एक संघर्ष समिति बनाई, जमीन रखा संघर्ष समिति करके सिंगूर का। धीरे धीरे उसमें पॉलिटिशियंस थोड़े बहुत इन्वॉल्व हुए। फिर बीच में ना एक दिन वहीं की एक लड़की होती है तापसी मलिक,
16 साल की लड़की होती है, और वो उस जो संघर्ष समिति है उसकी मेंबर होती है, शी वाज रेजिस्टिंग दिस, हम्म, और उसकी डेड बॉडी पाई जाती है उस प्लॉट पे, शी वाज रेप्ड एंड शी वाज मर्डर्ड। उफ। ये 6 से 8 के बीच की बात है, 2006 6 से की 2006 की बात है, या ठीक है। 6 एंड की बात है। दैट एस्केलेट्स द एंटायर इशू। ममता बनर्जी उसमें फिगर में आ जाती है, ममता बनर्जी पहुंच जाती है वहां पे, फिर सिंगूर से उनको ले जाया जाता है, तो वहां पे कैलकाटा के बीच में एस्प्लेनेड पे वहीं पे वो भूख हड़ताल पे बैठ जाती है, हम्म, राइट। 26 दिन भूख हड़ताल पे बैठी रहती है। उनको फिर एपीजे अब्दुल कलाम वहां से बोलते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, तोड़ दीजिए। हम्म। मनमोहन सिंह फिर वहां पे गोपाल कृष्ण गांधी गवर्नर होते हैं, उसके फैक्स भेजते हैं अपना लेटर लिख के। अच्छा, फैक्स भेजते हैं, बोलते नहीं तब भी। तो गवर्नर जाते हैं ममता बनर्जी के पास, फिर वो अपना फास्ट तोड़ती है, 26 दिन का फास्ट चलता है, तो धीरे धीरे ना वो मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, हम्म। राइट। और सिंगूर में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि टाटाज को भी लगता है कि यार दिस डजंट लुक सस्टेनेबल, राइट। एंड वो ट्रिगर हुआ तापसी मलिक के केस के बाद नहीं, से। ऑलरेडी चल रहा था। So Mamta ji was already a part of 1/3 of people who were protesting against the नो, Tata वो का वो वो establishment. वो जो इनिशियली प्रोटेस्ट था इट वाज ऑर्गेनिक, वहीं के जो लैंड ओनर्स थे हाँ, उनका धीरे धीरे, बाद में शी गॉट इन्वॉल्व्ड, कि भाई राइट। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट, करेक्ट। ये सब हो रहा था तब तक नंदीग्राम, नंदीग्राम अगेन जो मिदनापुर है उसमें करेक्ट। एक जगह है, तो वहां पे भी बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, और इंडोनेशिया का एक सलीम ग्रुप है, तो उसको एक 10,000 एकड़ जमीन दी कि वहां पे केमिकल हब बनेगा, ओके। राइट। तो वहां पे भी जब ये बात निकली तो लोगों को लगा कि यार हमसे तो कोई बात नहीं की गई है, और ये कौन सा 10,000 एकड़ जमीन है, किसकी जमीन जा रही है, तो वहां पे भी प्रोटेस्ट स्टार्टेड। सिंगूर नंदीग्राम में थोड़ा डिफरेंस था कि नंदीग्राम सीपीएम का गढ़ था एक्चुअली, तो उसको लगा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने कैडर संभाल लेंगे, कुछ अगर होगा राइट। भी तो। नंदीग्राम में माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा थी, मुस्लिम्स वहां पे भी ज्यादा थे, वो भी एक फैक्टर था। तो नंदीग्राम में भी धीरे धीरे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होता है, वहां पे भी घेराव और ये सब प्रोटेस्ट हो रहा होता है। और फिर बीच में सरकार यहाँ वहां पे इनफैक्ट जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगता है तो गवर्नमेंट फोर्सेस जाते हैं, पुलिस जाती है, और बीच में झड़प होती है, पुलिस गोलियां चलाती है, 17 लोगों की मौत हो जाती है वहाँ नंदीग्राम पे, में। नंदीग्राम में, ओके। राइट। और वो जो पूरा कमोशन होता है उसमें कहा जाता है कि सिर्फ पुलिस नहीं थी, सीपीएम के कैडर्स भी थे, और वहां पे एक डेटा है कि करीब 300 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किया गया, बाप रे। राइट। सो नंदीग्राम बिकेम अनदर फ्लेयरिंग पॉइंट। सिंगूर चल ही रहा था, नंदीग्राम आ गया। तीसरा एक सालबनी में एक स्टील प्लांट जिंदल लगाने वाला था, वहां भी कुछ ऐसा ही होता है। मल्टीपल इंसिडेंट्स केप्ट हैपनिंग एट द सेम टाइम। बीच में एक रजनावुर रहमान एक केस होता है, इनफैक्ट एक मुस्लिम युवक होता है, और उसका एक अफेयर होता है वहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो लक्स कोजी है उसके मालिक होते हैं, तोड़ी, ओके। उनकी बेटी के साथ, प्रियंका तोड़ी, इफ आई एम करेक्ट। और दोनों फिर छुप के शादी वादी कर लेते हैं, एंड द फैमिलीज कम टू रियलाइज, और फिर वो लड़के पे दबाव बनाते हैं कि यू शुड ब्रेक दिस रिलेशनशिप। इसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है फिर, क्योंकि दे वर सो इन्फ्लुएंशियल। उस लड़के की डेड बॉडी एक दिन पाई जाती है रेलवे ट्रैक्स पे, कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। बाद में इसमें इन्वॉल्वमेंट पता चलता है कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर का भी। नाउ ऑल ऑफ दीस इंसिडेंट्स एलिनिएटेड सर्टेन सेक्शंस। सिंगूर नंदीग्राम में देखेंगे तो आप जो फार्मर्स थे और जो वैसे लोग थे, उनको लगा कि यार सीपीएम इंडस्ट्रियलिस्ट की कब से बात करने लगी, ये तो हमारी बात करती थी। तो एक तो वो थोड़ा सा वहां से एलिनिएट होने लगी, ये मैसेजिंग पूरे स्टेट में गई इनफैक्ट कि सीपीएम इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही है, और उनका यूज कर लिया ममता दीदी ने। करेक्ट, उनके गढ़ में, उनके Correct. प्लेटफॉर्म पे वो एग्जैक्ट, सॉरी उनके पिच पे वो खेलने लगी। इनफैक्ट जब ममता दी, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, उसमें महाश्वेता देवी आई, उसमें अरुंधति राय आई, उसमें मेधा पाटकर आ गई, सब बड़ा वो प्रोटेस्ट बन गया। इनफैक्ट उसमें जब ये लोग प्रोटेस्ट पर होते थे तो लोग लेफ्ट के गाने गाते थे। अच्छा। हम तो बना के रखे हैं इतने साल से, करेक्ट, अब हम यूज नहीं कर रहे तो आप ही करिए। और ये बोलते थे कि लेफ्ट जो है उस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से हमें दिक्कत नहीं है, ये जो लेफ्ट की पार्टी है बंगाल में से दिक्कत है, ये आइडियोलॉजी को सही से फॉलो नहीं कर रहे, राइट। उसमें इनफैक्ट देखेंगे आप कि इनफैक्ट ममता टुक द सपोर्ट ऑफ द मोस्ट हार्ड लाइन ऑफ लेफ्टिस्ट, जो माओइस्ट बोलते हैं, उसका सपोर्ट भी उन्होंने लिया इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। वो शिफ्ट हो गए एग्जैक्टली, वो भी इनको सपोर्ट करने लगे अपने इस गवर्नमेंट के खिलाफ। तो आप देखेंगे बीच में जो सबसे ज्यादा टसल था वो सीपीएम और माओइस्ट में था, कि you're not being left enough, वो गवर्नमेंट को बोल रहे थे। सिंगूर हुआ, नंदीग्राम हुआ, 17 लोग मारे गए, उसमें बहुत बड़ा नैरेटिव बना। ये रिजवानुर रहमान वाला केस हुआ, सालबनी में हुआ, तो पूरा नैरेटिव बना कि फार्मर्स, छोटे लोगों के खिलाफ सरकार है। मुस्लिम्स बहुत ज्यादा एलिनिएट हुए अचानक से, ये जो पूरा केस हुआ इसके बाद।
तो ये 2006 से 8 में आप देखेंगे ना, फुल माहौल बन गया उनके खिलाफ। खतरनाक। और दूसरा, ममता दी थी बहुत पहले से, शी वॉज वेरी फियर्स लेडी, स्ट्रॉन्ग, एंड फेस ऑफ अपोजिशन। लेकिन फिर भी ना, जो मैंने कहा, वो भद्रलोक वाला जो एक हैंगओवर है ना बंगाल में, वो ममता दी को सीएम की तरह नहीं देखते थे। वो ठीक है, रकस क्रिएटर, ऑपोजिशन लीडर, वो उस तरह देख रहे थे। 6 से 8 में उनको रियलाइज हुआ कि इन्होंने प्रोटेस्ट को लीड करके सरकार को घुटनों पे ला दिया। सिंगूर में टाटा ने पुल आउट कर लिया, नंदीग्राम में सरकार ने फिर कह दिया कि कोई बात नहीं, एसईजी नहीं बनेगी यहाँ पे। तो वो दिखने लगा कि ये इस सरकार को घुटनों पे ला सकती है, मतलब शी इज एज पावरफुल। तो दे स्टार्टेड सीइंग वो सीएम का इमेज ममता दी में, राइट? तो 6 व्हेन सीपीएम वाज दी एट इट्स हाईएस्ट, यू वुड से स्ट्रॉन्गेस्ट, 235 पे, और 11 व्हेन दे लॉस्ट पावर, 3 साल के अंदर, 6 से 8 में। तो सिंगूर से जब टाटा ने टाटा बोला तो उसको रोकने की कोशिश नहीं हुई, रिकंसिलेशन की कोशिश नहीं कोशिश हुई। सो इनफैक्ट एक ना, उसमें आप देखेंगे कि एक पैनल भी बना जिसमें चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी एंड गवर्नर वो साथ में बैठे। तब ममता दी सीएम बन गई उसके बाद? नहीं, उसी समय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य, हाँ। ममता बनर्जी और गवर्नर एक साथ बैठे। ठीक है। तो उसमें मेन कंटेंशन था कुछ 300 एकड़ जमीन पे, अच्छा। जो लोग नहीं देना चाह रहे थे 1000 एकड़ में से, ओके। राइट? तो ममता बनर्जी ने कहा कि 300 एकड़ छोड़ दो, बाकी ले लो। तो टाटास ने कहा कि इसमें हमारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वी नीड दैट मच लैंड, हम लोगों ने वैसे ही प्लान कर रखा है, इनफैक्ट वहाँ काम स्टार्ट हो चुका है, राइट? हाँ। तो उस पर फिर कंसेंसस नहीं बन पाया। ठीक है। ममता बनर्जी अड़ी रही अपने तरफ से, वहाँ के जो फार्मर्स थे वो अड़े रहे अपने तरफ से। तो टाटास ने तब तक कह दिया कि यार, और तब तक दे रियलाइज्ड कि ये थोड़ा ज्यादा लंबा खींचने वाला है, राइट? और तब तक उनको गुजरात से प्रपोजल आ गया, राइट? एंड दे शिफ्टेड टू सानंद। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि सिंगूर में जिस जमीन पे टाटा अपना प्लांट बनाना वाला था, वहां पे एक बेसिक काम हो चुका था, इसलिए वो लैंड अब बैरन लैंड। करेक्ट। वो लैंड अब, यस, वो लैंड अब एग्रीकल्चर के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि उतना काम हो चुका था कि एग्जैक्टली बेस बन चुका था उसमें बहुत सारी। तो कितना एरिया है वो तकरीबन? मुझे एग्जैक्टली एकर्स तो में अभी भी वो खाली है? एग्जैक्टली बीच बीच में मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स देखता हूँ, लोकल रिपोर्टर्स या टीवी जर्नलिस्ट वहाँ पे जब वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स वहाँ पे अभी भी है इनफैक्ट बने हुए। तो उसका एक मेजर पार्ट अभी भी अरेबल नहीं है, उस पर खेती नहीं की जा सकती है। तो मतलब दोनों तरफ से नुकसान हुआ सबका इनफैक्ट। तो अब उसका क्या, इस पे कुछ बात होती है कि अभी उस जगह का क्या करना है? सो इनफैक्ट उसको एक बड़ा प्रोटेस्ट ग्राउंड बना दिया जाए ऐसा कि भाई वहीं आओ, तंबू लगा देते हैं परमानेंट। अभी आप जब भी इनफैक्ट जब ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने कहा कि टाटा बाबू अगर चाहते हैं तो आए सिंगूर में, जितना जमीन लोग देना चाहते हैं उतना ही में कुछ करना चाहते हैं तो आए। अच्छा। हाँ, बट मतलब ये तो मजाक है ना, ये तो आप ये तो मजाक कर रहे हैं आप मत किसी के करिए साथ। ममता दीदी, मत करिए सेम ना। लेफ्ट ने किया था। करेक्ट। और आप देखेंगे जब भी कोई, जितने भी रिपोर्ट्स आप देखेंगे जहां रिपोर्टर्स जाके सिंगूर या नंदीग्राम में वहां के लोगों से बात करते हैं, सब आपको पछताते हुए दिखेंगे अब। सही बात है। मतलब आप सोचो, सिंगूर में सिर्फ उस प्लांट में 10,000 नौकरियां जनरेट होने की बात थी, उस प्लांट से और उसके एंसिलरी से। सही बात है। 10,000 नौकरियां किसी एक जगह पे जनरेट होने वाली है, दैट चेंजेस फ्यूचर ऑफ पीपल देयर। वो नहीं हुआ। बट कुछ लोग खुश भी हैं कि चलो नैनो भी नहीं चल पाया। अच्छा, बंगाल में चुनाव का, चाहे किसी भी लेवल का चुनाव, पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसका और वायलेंस का बहुत कनेक्शन होता है। ये क्या प्रॉब्लम है बंगाल में कि वायलेंस इतना ज़्यादा होता है? और क्या इतना ही वायलेंस, इतना ही हिंसा बाकी स्टेट में भी चुनाव के दौरान होती है, या बंगाल भी बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है? सो पहले आप बोल सकते हैं 90s में बाकी जगहों पे भी इलेक्टोरल वायलेंस बहुत हाई था, बिहार में बहुत था, यूपी में भी था, बहुत सारे स्टेट्स में था इनफैक्ट। अभी आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इंडिया में इलेक्टोरल वायलेंस कहीं नहीं बचा है ऑलमोस्ट। अभी बिहार में इलेक्शंस हुए, बिहार सबसे डायर स्टेट बोला जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में 90s का, राइट? एक भी कोई उसमें उसमें किसी की मौत या कुछ नहीं हुई, एक भी बूथ पे रिपोलिंग नहीं हुई इतने बड़े स्टेट में। सो इलेक्टोरल वायलेंस इज ऑलमोस्ट गॉन, राइट? सिर्फ आपको दिखेगा आप कहीं इंडिया में तो वेस्ट बंगाल में, और उसका बहुत पर्टिकुलर रीजन है। एक तो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, दे बिलीव इन दैट रेवोल्यूशन अगेंस्ट द स्टेट, बट अभी स्टेट में ये तो किसके खिलाफ करेंगे? तो एक तो वहीं से शुरू हुई। दूसरा, जो कैडर्स हैं, जो लोग हैं, देखिए कोई वायलेंस कब करता है? जब आपका जो स्टेक है किसी चीज में बहुत हाई है एंड यू डू नॉट वांट टू गिव इट अप। वो कब हाई होगा आपका स्टेक? आपका स्टेक तब हाई होगा जब आप उस चीज से कुछ ड्रॉ कर रहे होंगे, पैसा, पावर, कुछ तो ड्रॉ कर रहे होंगे। जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है बंगाल में, इट्स वेरी यूनिक अक्रॉस द कंट्री। कम्युनिस्ट क्या करते हैं जनरली?
उनके लिए जैसे आप जनरली क्या है, किसी स्टेट में आप देखेंगे कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है, तो पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, फिर सरकार बन गई, तो सरकार और पार्टी अलग होती है एक तरह से, ठीक है, उसमें समन्वय होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सरकार पार्टी नहीं और पार्टी सरकार नहीं है। ठीक है। चीफ मिनिस्टर अलग है, पार्टी का अध्यक्ष अलग है, राइट। कम्युनिस्टों में आप हमेशा क्या देखेंगे, पार्टी ही सरकार है, सरकार ही पार्टी है। चाइना में भी आप यही देखेंगे, पार्टी का लीडर, देश का प्रेसिडेंट, करेक्ट। राइट। तो बंगाल में भी क्या है कि जब कम्युनिस्ट सरकार में आए तो उनके जितने भी कार्यकर्ता थे हर हर लेवल पे, उनको लेजिटिमेटली एक तरह से उनके क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया, राइट। सो अगर सीपीएम का कोई जोन का सेक्रेटरी है, तो वहां का कोई बीडीओ है, तो बीडीओ सेक्रेटरी की बात इतनी लेजिटिमेसी से सुनेगा जैसे वो शायद किसी पॉलिटिकल मतलब किसी किसी ऑफिस होल्डर की बात सुनेगा। दैट पार्टी पर्सन इज ऑफिस होल्डर फॉर हिम, करेक्ट। राइट। नाउ हाउ डज इट चेंज थिंग्स? इट चेंजेस थिंग बिकॉज नाउ आपने उसको लेजिटिमेसी जब दी तो उसका पावर बढ़ गया, तब वो वीडियो को फोन करके 4 काम करा सकता है। जब वो 4 काम करा सकता है तो लोगों से उसके लिए पैसे ले सकता है, राइट। इसी को अब बंगाल के टर्म्स में कट मनी बोलते हैं, जो कट मनी का आपने बहुत सुना होगा, राइट। नाउ हर लेवल पे ये लोग जो काम करवाते हैं ये कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं। ठीक है। इनफैक्ट बीच में रिपोर्ट्स आई थी, बहुत मैसिव रिपोर्ट्स आई थी कि जैसे प्रधानमंत्री आवास है उसके लिए 10 से 25,000 रुपए लिए जाते हैं कट मनी के तौर पर। इनफैक्ट उज्ज्वला योजना है, उसमें 500 रुपए लिए जाते हैं कनेक्शन दिलाने के तो लिए। वो माइंडसेट आप बोले आगे भी आया, अभी भी यस यस, इट्स कंटिन्यूज, नथिंग हैज चेंज्ड, जस्ट द पावर हैज चेंज्ड। एक सोमव्याथी स्कीम है जिसमें किसी के मृत होने पे गरीब परिवारों को दाह संस्कार के लिए 2,000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें से भी 200 रुपए लेते हैं। मनरेगा का जो डेली का वेज है उसमें से 20 से 30 रुपए काटते हैं। नो, ये कट मनी आपका इनकम हो गया और धीरे धीरे वो इतना लेजिटमाइज हो जाता है कि आपको लगता है ये तो मेरा हक है, देना ही है। ये तो मेरी देने सैलरी वाला है भी ना, समझ लेता है, लेने वाला भी समझ लेने वाला भी समझ जाता है, सैलरी की तरह हो गई। नो, जिसके पास इतना पावर है, नो, दिस इज जस्ट द इकोनॉमिक पावर आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकंड इज सिंडिकेट्स। जनरली आप बंगाल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में क्या देखेंगे कि जैसे पार्टी का ऑफिस है इस मोहल्ले में, तो पार्टी का जो ऑफिस है एक तरह से हम समझ लीजिए वो वहां का हर चीज सॉल्व करने का सेंटर है। तो किसी घर की भी लड़ाई हुई तो सेंटर सॉल्व करेगा। अच्छा। तो घर में लड़ाई हुई तो दादा के पास चला गया कि दादा देखो मेरे घर में वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो दादा जो फैसला दे दिया वो फैसला है भाई, सिंपल सी बात है। उसमें भी कट मनी ले रहे हैं दादा। सॉरी। राइट। तो वो जो झंडा लगा हुआ छोटा सा रूम है, हाँ, उसकी लेजिटिमेसी बहुत स्ट्रांग है, आप समझिए इस बात को, राइट। वो सोशली एक्सेप्टेबल भी है, स्ट्रक्चर में ही स्ट्रक्चर में हो आ गया, गया। क्योंकि पार्टी ही बोल रही है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ हमारा। पे कह रहे हैं 70s से, जब से यस, जब से लेफ्ट लेफ्ट सी है, थी। यस हाँ। यस और यस, आज भी है, जब ममता आज दीदी। भी है, आज भी है, राइट। अब ये पावर आ गया। थर्ड इज जो हम अगेन एक वर्ड आपने बार बार सुना होगा, सिंडिकेट राज। अब वहां पे जितने भी पार्टी के लोकल कैडर्स हैं, वहां पे कोई भी घर बन रहा है तो सीमेंट मैं सप्लाई करूंगा, छड़ बालू मैं सप्लाई करूंगा, रेट भी मैं ही बताऊंगा। अच्छा। राइट। फिर धीरे धीरे लैंड डील्स में जाने लगा, कॉलेज में एडमिशंस में आने लगा। इनफैक्ट ये नाउ विथ ऑल दिस पावर दैट यू हैव, ये बंदा जो उस पार्टी का मेंबर है, अगर इसको लगने लगेगा कि ये पावर मेरे से चली जाएगी, सत्ता जाएगी, तो ये क्या करेगा? तो ये वायलेंस पे रिजॉर्ट करेगा कि किसी भी हाल में सत्ता नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सत्ता अगर गई पार्टी की तो मेरा जो पूरा पावर और इनकम है वो चला जाएगा। वो भी शाखा लेवल पे, मतलब। करेक्ट। नाउ ये दूसरे, जैसे दूसरी जगह पे पार्टी हो सकता है, पार्टी वर्कर बहुत मोटिवेटेड हो गए, हाँ। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि मैं बीजेपी पावर में आ जाए, लेकिन मेरे को उससे 1 रुपया नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी जान देने तो नहीं जा रहा हूँ भाई, या मैं किसी को मारने नहीं जा रहा हूँ उसके लिए। किसी को कन्विंस कर दूंगा कि वोट दे दो, लेकिन किसी को मारने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जहां मुझे उससे 50,000 रुपये महीने के आ रहा हूँ, इतना पावर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सोसाइटी में, आई डू एनीथिंग पॉसिबल टू कीप दैट पावर। एंड हेंस आप देखेंगे जो वायलेंस होता है टॉप लेवल्स पे नहीं, एकदम नीचे पंचायत लेवल पे होता पंचायत है। लेवल पे हो रहा है। यस अभी पंचायत चुनाव के बाद में जो वायलेंस हुआ, Yes. वहां पे वो कितना मैसिव था। और एग्जैक्टली। कई बार हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऑल ऑफ दैट। पंचायत इलेक्शंस में 1/3 सीटें बंगाल में अनकंटेस्टेड गई, हिम्मत नहीं हुई किसी के खड़े होने की टीएमसी के खिलाफ। 1/3। तो ये बैकग्राउंड है वायलेंस का, यस। जो कि हर चुनाव से जुड़ा हुआ होता है। इस बार क्या सिचुएशन है बंगाल में? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं मीडिया में, वो ये पढ़ रहे हैं कि इस बार फोर्सेस कुछ ज़्यादा लगाई गई हैं जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। तो अभी क्या सिचुएशन है? तो होता बंगाल में यही है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है, जब सीपीएम सत्ता में थी तो तृणमूल वाले डरते थे, वो खुलेआम झंडा नहीं लगाना है, नारा नहीं लगाना है, कैंपेनिंग करने जाएंगे तो पिटे जाएंगे, ऑन ऑफ दैट। तो जब भी सत्ता परिवर्तन होता रहेगा तो बहुत वायलेंस आपको दिखेगा बंगाल में। 2011 में बहुत वायलेंस दिखा, सत्ता परिवर्तन की जब वो लहर चल रही थी, सीपीएम को लग रहा है कि मेरा पावर जाने वाला है, और दूसरी तरफ जो दूसरा कैडर है जिसको लग रहा है कि सत्ता आने वाली, वो थोड़ा ज्यादा खुल के सामने आने लगता है। बंगाल में मुझे जो अभी दिख रहा है इस बार,
पहली बार आई एम सीइंग कि बीजेपी के झंडे लग रहे हैं हर जगह। अच्छा। झंडा लगना में अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नलिंग होता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। अगर कोई अपना झंडा लगा दे रहा है घर पे, तो क्योंकि झंडा लगाना इटसेल्फ इज सही बहुत बात है। खतरनाक है। बीजेपी के झंडे बहुत जगह दिख रहे हैं, गाँव में, इंटीरियर इलाकों में दिख रहे हैं। उसका एक रीजन जो आपने कहा वो है, बंगाल पुलिस को साफ-साफ कह दिया गया है कि आप पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आप नहीं आ सकते हो। स्टेट पुलिस ही? यस, तो वहाँ मतलब बाकी फोर्सेस होंगे वहाँ? सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस विल टेक केयर ऑफ द एंटायर पोलिंग इन बंगाल, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। और इसलिए कह दिया है, और इसलिए लोगों को अब थोड़ा-सा हिम्मत आ रहा है। तो अभी भी आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी थोड़े-थोड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं। बीच में आपने एक इंसिडेंट देखा होगा, जो जुडिशियल ऑफिसर्स एसआईआर का सुन रहे थे वो, हाँ, हाँ। उनको घेर लिया था, 60 जुडिशियल करेक्ट। ऑफिसर्स को बंधक बना लिया था। जी, जी। उनको फिर सेंट्रल फोर्सेस ने पकड़ा, निकाल के लेके आए। तो जो पार्टी वर्कर्स है वो देख रहे हैं कि यार इस बार ज्यादा करने पे अपनी लग सकती है, राइट? तो वहां पे थोड़ा डर है। और जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनमें वो हिम्मत दिख रही है। प्लस गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने, कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो इलेक्शन के बाद भी वहां पे रुकेंगी। अच्छा, सो दैट पोस्ट पोल जो वायलेंस है एग्जैक्टली, उसको कंट्रोल। पोस्ट पोल वायलेंस भी नहीं हो, राइट? तो इसलिए वो, प्लस 15 सालों में आप देखेंगे कि जब ममता बनर्जी सरकार में आई, तो ठीक है, एंटी सीपीएम प्लैंक पे वो आई, उनको समय दिया गया, 15 सालों में भी बंगाल में जो चेंज आना चाहिए, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, वो डाउनवर्ड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो चेंज क्या, वो इट इज ऑन द सेम पाथ। जैसे मैंने अगर कहा कि हम लोग 50 में पर कैपिटा इनकम में बंगाल 3rd रिचेस्ट था इंडिया में, करेक्ट, राइट? वो जब ममता बनर्जी सरकार में आई तो 20th पोजीशन पे आ चुका था कंट्री में। अभी 24वें पे है, राइट? अब जो पर कैपिटा इनकम है बंगाल का, वो देश से 16 रुपए कम है। देश का 100 है तो बंगाल का 84 रुपए, बाप रे। राइट? तो आपने उसमें कुछ चेंज नहीं किया ना। 24th स्टेट। यस, पर कैपिटा इनकम जो 3rd था कभी। तो फिर भी ममता दीदी की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है बंगाल में, क्या कारण है उसका? मल्टीपल रीजन। सो वन, एक तो जो इमेज है, एट अ पर्सनल लेवल ऑनेस्ट है, साफ सुथरे कपड़े, मतलब वो एकदम सिंपल कपड़े, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, वो झोला एक टांग के, पैदल आपको उनको चलते हुए देख लेंगे, किलोमीटर किलोमीटर चल रही है, आम लोगों की भाषा बोलती है, दैट कनेक्ट इज देयर। ठीक है, लोगों के बीच का, ठीक है, पीपल फील। इनफैक्ट वो जिस घर में मतलब पली बढ़ी है, आज भी उसी घर में रहती है ना, कालीघाट में, छोटे से घर में अपने पूरे परिवार के साथ, वो उनके भाई बहन भतीजे सब लोग उसी में रहते हैं, कंबाइंड फैमिली में। उनका एकदम छोटा सा कमरा है, कई बार वो आपको दिखता होगा वीडियोस में, क्लटर्ड एक छोटा सा कमरा है ना, उसी में रहती हैं। तो बंगालीज अप्रिशिएट दैट, राइट? दैट्स वन। काफी सारे स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से जमीन पे दे दिया है। महिलाओं के लिए जो स्कीम्स ऑलरेडी चलती है, लकी भंडार बोलते हैं उसको, जिसमें महिलाओं को पैसे देते हैं, और ऐसी वेलफेयर स्कीम्स है। तो उसकी एक अपनी पॉपुलैरिटी है। सबसे ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट इसके बावजूद मैं बोलूंगा इज द कैडर भी नहीं, इनफैक्ट जो वर्कर्स हैं हु गेट बेनिफिटेड बाय हर बीइंग इन पावर, सेम कट मनी, राइट? तो वो बहुत इंट्रेंच्ड है। तो जब तक वो आपके साथ है तो आपको सत्ता में हिलाना मुश्किल है। चौथा, उनका जो वोट बैंक है वो बहुत सॉलिडिफाई हो गया है। जो माइनॉरिटीज है ऑलमोस्ट 30% है। 2011 के सेंसस में 27% थे, अभी नेक्स्ट सेंसस होगा तो कम से कम 30% ऑफिशियली। तो आप क्या बोल रहे हैं, 30% माइनॉरिटी थोड़ी होता है। करेक्ट, ठीक, आई एग्री। 30% माइनॉरिटी है, राइट? यहाँ पे सब 33% वाले हैं सर। तो 30% एकदम उनको सॉलिड वोट जाता है, राइट? सो व्हेन सम अदर पार्टी स्टार्ट्स 100 मीटर की रेस में, तो वो 0 से करेगी, ये 30 से करेगी। 30 से करेगी, राइट? और कौन सा है जो इनको सपोर्ट करता है? मतलब मुस्लिम्स के वोट इनको जाते हैं एकदम पूरा का पूरा जाता है। बिकॉज अब आप देखेंगे तो सीपीएम कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वहां पे। दोनों के पिछले बार 0-0 सीट्स थी। इट्स अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट, एकदम क्लियरली टीएमसी वर्सेस बीजेपी, राइट? सो 30% गोज देयर एग्जैक्टली। तो अब ये दोनों पार्टियां किसको सपोर्ट करेंगी? लड़ेंगी तो है ही ना? लड़ती हैं, देर कोई इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये 2-4-5% वोट लेते आएंगी, बट अगेन सीट्स पिछली बार दोनों की 0 थी, इस बार भी शायद 0 ही रहे दोनों की सीट्स, ठीक है, राइट? नाउ विद ऑल ऑफ दिस,
हिलाना, एक तो वोट बैंक के साथ वो पॉपुलैरिटी, वो ऑलरेडी बीइंग देयर। नो, नैरेटिव्स भी देखिए क्या होता है। इसलिए आप अभी का नैरेटिव्स देखिएगा क्या हम्म, होता है। एक है कि मैं बंगाली हूं, जो ये दूसरी पार्टी है बीजेपी वाली, बाहरी है। बाहरी है, हाँ। ये बार बार वो कोशिश की जाती है हैमर करने की। तो एक वर्ड यूज करते हैं बहिरागत, बाहर से आया हुआ लोग है ये लोग, हम्म, यहाँ का नहीं है। राइट। आप देखिए उसके उसको उसको असर्ट करने के लिए बड़ी अजीब अजीब चीजें बोली जाएगी कि ये लोग आएगा तो फिश को बैन कर देगा। हाँ। ये आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा। राइट, टू टू एलिसिट दैट इमोशन कि यार ये लोग देखो तुम्हारा जो एकदम बेसिक कल्चर है उस पर स्ट्राइक करने वाला है। इनफैक्ट लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी ने घोषणा कर दी कि जितने बंगाल के एमपीज हैं अब सब बंगाली में बोलेंगे। फिर कभी बोला नहीं किसी ने, क्योंकि उनके पास भी नॉन बंगालीज है। अब यूसुफ पठान कहाँ से बंगाली में बोलेगा? कीर्ति आजाद है, शत्रुघ्न सिन्हा है, कहाँ से बंगाली में बोलेंगे? बट दिस इज द नैरेटिव दे आर ट्राइंग टू सेट। नाउ बीजेपी हैज प्लेड वेरी स्मार्टली दिस टाइम। 2021 से इसमें आप बहुत सारे अंतर देखेंगे। 2021 में थोड़ा सा सेंटर लेड कैंपेन ज्यादा था, बड़े नेता। इस बार आप देखेंगे लोकल लीडर्स एट ऑल प्लेसेस, दे आर लीडिंग द कैंपेन। सो इट्स बंगालीज वर्सेस बंगाली, दे आर सेइंग वी आर एज मच बंगाली एज यू आर। बीजेपी की तो स्थापना ही वहीं पे हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। राइट, तो वो बहुत दिख रहा है। एक दो मैसेजिंग बहुत, एक जो गलत जा रहा है उनके खिलाफ, क्योंकि एक तो उनके वुमेन जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके वोटर्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं ममता बनर्जी के। एक बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑल्सो, जो मैं लकी भंडारी सब बता रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में जो एक दो वुमेन सेफ्टी के इश्यूज हुए हैं, चाहे आरजी कार में हो, दुर्गापुर में, उससे एक नैरेटिव में चेंज आया है। इनफैक्ट आरजी कार में जो लेडी थी, उनकी मदर भी इस बार करेक्ट, चुनाव लड़ रही है, बीजेपी से ही लड़ रही है। यस 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 यस। इनफैक्ट संदेश खाली में भी आपको याद होगा जो Correct. सिख शाहजहां वाला हुआ था पूरा मैटर, संदेश खाली में भी जो लेडी ने पूरा लीड किया उसको, उस प्रोटेस्ट को, उसको बीजेपी ने टिकट दिया वहां से। और ये आपको लगता है वर्क करता है? ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल मैसेजिंग। सी, यू आर एसेंशियली ट्राइंग टू से कि जो विक्टिम्स हैं आपके शासन काल में, वी आर एम्पावरिंग देम। एंड टेक्निकली यही ट्रेंड था जब लेफ्ट का 2006 से 8 के बीच में आप कह रहे थे कि सेम चीजें थी जो अभी ममता दीदी के अगेंस्ट जा सकती हैं, आपको लगता है? सो क्योंकि आप पर कैपिटा जीडीपी जो बात कर रहे हैं, आप पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं, वो डाउन है, क्राइम भी है, पोस्ट पोल वायलेंस भी है, ओवरऑल भी है, और क्या कहते हैं आपका जो कट मनी वाला है वो भी है। तो ये सब आपको लगता है इस बार वर्क करेगा फेवर में बीजेपी करेगा ना। इनफैक्ट देखिए आप, जो कट मनी वाला है, ये नैरेटिव कब आया? 2019 में बीजेपी ने जब वहां चुनाव लड़ा 18 सीटें लेके आई। नोबडी हैड एक्सपेक्टेड 19 के लोकसभा इलेक्शंस में। उसके पहले तक कट मनी की बात ही नहीं हो रही थी। तो 19 में जैसे ही लोगों को दिखने लगा कि यार बीजेपी 18 सीट लेके आ गई, मतलब ये तो सरकार बनाने के बहुत नजदीक है, तो लोगों ने बोलना स्टार्ट किया। तब अचानक से सब लोग विरोध करने लगे अपने अपने जगहों पे कि यार कट मनी लेता है यहाँ का नेता, मेरा यहाँ का लेता है, यहाँ का नेता है। फिर ममता बनर्जी ने ऑफिशियली अपने पार्टी वर्कर्स को मीटिंग में कहा कि तुम लोग कट मनी वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राइट, और बहुत सारे वर्कर्स ने फिर, इनफैक्ट बड़ा फनी है, एक उनका बूथ का वर्कर है, वो फोटो खिंचाया है, उसने मनरेगा के मजदूरों से पैसे लेके 2.25 लाख रुपए जमा कर लिए थे, और वो वापस देते हुए फोटो वापस दिया, उसमें फोटो खिंचाया। ईमानदार नेता सर। कौन सा नेता पैसा वापस देता है? लोग पेन लेते हैं, वापस नहीं करते। राइट, तो फिर उनकी इनफैक्ट वहां के बीरभूम की एमपी हैं, उन्होंने कहा कि नीचे वाले कार्यकर्ताओं से तो पैसे वापस करवा दे रहे हो, जो इसका कट ऊपर पहुंचता है उसका क्या? हाँ। उनके एमपी ने कहा। तो लेकिन ये कब हुआ? जब लोगों को दिखने लगा कि सत्ता में शी हैज गॉन वीक, दूसरी पार्टी पावर में आ सकती है। सेम थोड़ा सा वही ट्रेंड मैं अभी देख रहा हूं। जो जितने मतलब ओपनली लोग वहां पे कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के लोग, उसके वर्कर्स गांव में झंडा लगा रहे हैं, नारे लग रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहां भी झड़प हो रहे हैं वापस रिटेलिएट कर रहे हैं। आई कैन सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रिवर्सल। राइज ऑफ ममता बनर्जी ये कब से शुरू हुआ, और पीक पे कब आई ममता दीदी, जहां वो नेशनल पॉलिटिक्स को भी हिला दें? और सो ममता बनर्जी कम्स फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली। उन्होंने एकदम छात्र राजनीति से ही शुरू की, कांग्रेस का छात्र परिषद था, शी यूज्ड टू स्टडी इन जोगमाया देवी कॉलेज उस समय से ही, एंड वेरी फियरी इवन देन। सो वो मोरारजी देसाई आए तो काला झंडा दिखा दिया, वो जेपी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आई तो उनके कार के बोनेट पे चढ़ के डांस करने लगी, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट। One of the few ladies who supported Indira Gandhi and the emergency when it happened, उसके पार्ट थी। One of the few ladies who opposed Mandal Commission when it came, very stark her responses. और because of these, थोड़ा सा उनका fiery nature and how active she was, 84 में in fact these people, Congress were looking for a candidate for Jadavpur constituency, okay. कलकत्ता में। जादवपुर को कलकत्ता का लेनिनग्राड बोला जाता है, मतलब
गढ़ एकदम गढ़ है ना। लाल झंडे का, है ना। और और जादवपुर, वहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो सारे बस बस नारेबाजी होती सही है वो। समझ गए आप, ठीक राइट। है। तो 84 में ना 29 साल की मात्र ये थी और इन लोगों को अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और इनके एक मेंटर ममता बनर्जी के हैं, सौमित्र मुखर्जी, राइट। तो उन्होंने नाम सजेस्ट किया, इंदिरा गांधी को काफी क्लोज थे इंदिरा गांधी से, कि ममता बनर्जी को लड़वा सकते हैं हम लोग जादवपुर से, राइट। हम्म, ममता बनर्जी लड़ती हैं जादवपुर से, उसी समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, एक सिंपैथी वेव भी होती है, और वो सोमनाथ चैटर्जी को हरा देती हैं। सोमनाथ चैटर्जी अपने ओह, आप में वेटरन। वेटरन, और जादवपुर से, और 29 साल की लड़की, राइट, ने हरा दिया, राइट। एंड शी सडनली कम्स इन द लाइमलाइट कि यार कोई एक लेडी है जिसने सोमनाथ चैटर्जी को जादवपुर से हरा दिया। और उसके बाद शी बिकम्स इवन मोर वोकल एंड सो, राइट। राजीव गांधी को अपना एकदम मेंटर के तौर पर मानती हैं इनफैक्ट। হ্যালো সবাইকে। এসো না, নেল পেটটা দাও তোমাকে। ওটা ওইটা ফোকাসটা খোলো, ড্রেসিং টেবিলটা খোলো আমার, এই পাশেরটা। হুম। ওই যে দেখা যাচ্ছে নিচে, কিন্তু নেল পেন্ট দেখা যাচ্ছে না। রিতেশ রয়, গুড ইভিনিং। ও দিদি ভাই, বাড়ি গেলি কখন? এই তো 10-15 মিনিট হচ্ছে বাড়ি এসেছি। গুড ইভিনিং। কি করছো রিতেশ রয়? বললাম ঘুরে যাই, একবারও আসলি না। দিদি ভাই দেখ, মেয়ে নিয়ে গেছিলাম না, আর মানে ওখানে গেছি, মেয়ের খাওয়া দাওয়া নিয়ে গেছিলাম, অনেকদিন নিয়ে যায় না ওরা বাইরে, ওই জন্য নিয়ে গেছিলাম, তো ওই জন্য আর যাওয়া হয়নি ওখানে। তা আবার কয়দিনকে যাবো, অবশ্যই যাবো, ফ্রি হই, আবার একটু কাজের চাপ কম হোক, তারপর যাবো। 14 তারিখে যাবো, তো ছুটি আছে অফিস। বাবুসোনা বিশ্বাস, হাই বাবুসোনা বিশ্বাস। নীলাঞ্জয় বাইন, হাই নীলাঞ্জয় বাইন। অতনু, হাই অতনু। যারা যারা লাইভ দেখে বেরিয়ে যাও, তারা লাইভে আসোই বা কেন, বেরিয়ে যাইবো কেন, এটাই তো বুঝে পাই না। অতনু কেমন আছো? ভালো আছো, তুমি ভালো আছো তো? আপনি লিখেছে বাড়ির সবাই কেমন আছে? ভালো আছে।
সবাই ভালো আছে, আমি ভালো থাকলে বাড়ির সবাই ভালো থাকে সবসময়। আকাশ, আকাশ কোথায় এখন তুমি? কেউ কেউ আছে আমার স্ট্যাটাস দেয় অলরেডি আমাকে শেয়ার করে, তো তাদেরকে বলছি যে স্ট্যাটাসটা দাও বা কেন, বা অলরেডি শেয়ারটা আমাকে কেন করো? রাতে খাওয়া হয়ে গেছে? রাতে খাবার খেয়েছো? না গো, আমি সবে ঘুরে আসলাম, মেয়েকে নিয়ে একটু ঘুরতে গেছিলাম, ঘুরে জাস্ট বাড়িতে আসলাম, এখনো খাওয়া দাওয়া করিনি, করবো। তোমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে? 6 জন লাইভে আছো, কেউ কমেন্টই করছো না, খালি লাইভ দেখলে হবে, কমেন্টও তো করতে হবে, বলো। লাইভ করতে করতে নেল পেজটা পড়ি, যেহেতু নেল পেজটা শুকিয়ে যাবে লাইভ করতে করতে, ওই জন্য পড়ি। জানি না আমি কোথায়। কেন আকাশ, জানো না কেন? নাকি বলবেন? আমি যাব না, ভয় নেই, বলো কোথায় আছো। মেয়ে মানে তোমার মেয়ে? হ্যাঁ, আমার মেয়ে। SMS করে ডিলিট করে দেয়, সব সাহসটুকু নেই SMS রাখার মতন, সত্যি মানুষজন। আরে হ্যাঁ, আমি এতদিন ড্রিঙ্ক করিনি, ঠিক আছে বাবা, অল দ্য বেস্ট। আমি চাই তুমি ভালো হও, আরো ভালো হয়ে যাও। কেউ যদি আমার কথা শুনে ভালো হয়ে যায়, আমার সত্যি খুব ভালো লাগবে যে সে ভালো হয়েছে। সৌরভ সরকার, হাই সৌরভ সরকার, গুড ইভিনিং। এই জেদটা আকাশ সবসময় মনের মধ্যে রেখো যে আমি ড্রিঙ্ক করবোই না। কোথায় সবাই? লাইভে শুধু থাকলে হবে? কথাও তো বলতে হবে, বলো। কেন করছি না ড্রিঙ্ক সেটা বলবো লাইভে? অবশ্যই, তোমার যদি সাহস থাকে তুমি বলো, কোনো ব্যাপার নয়। চলো সবাই খাবার খেতে চলো।
খাবার খেয়ে তারপরে কথা হবে। একদম, খেয়ে আসো। বাবু খাইছো? কোথায় গেলা বাবু তুমি? তোমায় বলতে বলছি ওটা আমাকে বলতে বলছো? আচ্ছা, তো আমি বলি, আমি একটা ছেলেকে বলেছিলাম তুমি ড্রিঙ্ক ফিঙ্ক ছেড়ে দাও, তুমি ভালো হয়ে যাও। তো সে ছেলেটা আমার কথা শুনে, আমি জানি না তার সঙ্গে কথা হয় না আমার, কিন্তু সে আমার কাছে কমেন্ট করলো যে সে ড্রিঙ্ক করা ছেড়ে দিয়েছে। তো আমি চাই সে ড্রিঙ্ক করা ছাড়ুক, যদি আমার কথা সে ছাড়ুক তাহলে তো খুব ভালোই হবে। বলেছি আকাশ আমার সচ্ছল আছে বলার মতো, আমি বলে দিয়েছি। অতনু অনেক রাত হয়ে গেছে। হ্যাঁ অনেক তো রাত হয়েছে, খেতে যাবো একটু বাদে। কেমন আছো? ভালো, তুমি ভালো আছো? দেবাকর লিখেছে না খাইনি। কেন বাবু তুমি খাওনি কেন এখনো? আমার কিছু কিছু বন্ধুরা খুব ভিআইপি হয়ে গেছে, আগে সানডের দিন ফোন করতো কোথাও যাবো কিনা ঘুরতে, এখন তারাও ফোন করে না। ভিআইপি বন্ধুরা হয়ে গেছে এখন। শুভ, হাই শুভ, গুড ইভিনিং। উদয়, উদয় কেমন আছো? ভালো, তুমি ভালো আছো? আর বলিস না, সেরকম পাই। আর বলিস না, শরম পায়। আচ্ছা মানে আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি তোকে বলিনি, কিন্তু গায়ে টেনে নিয়েছিস কথাটা। কথা হয় না কেন সেটাও বলো। কথা হয় না কেন? আমি মনে করি কাউকে কিছু একটা বললে সে যদি, আমি তার সঙ্গে কথা বলি তাহলে সে জেদটা ধরে রাখতে পারবে না, বুঝলাম, তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে। আমি চাই সে জেদ ধরে রেখে সে ভালো হয়ে যাক, তার সঙ্গে কথা হয় না আমার। দেবাকর আর এরকম ভাবে বলছিস? হ্যাঁ, এছাড়া কিভাবে বলবো বল? তারপরে বলো সানডেটা কার কেমন কাটলো? আমার তো সারাদিন ঘুমাতে ঘুমাতে কেটে গেছে, কার কিরকম কেটেছে বলো? পেস্টটা পরেই নিলাম, বলছিলাম গল্প করতে করতে নেল পেস্টটা শুকিয়ে যাবে। কে আবার ড্রিঙ্ক ছাড়লো? আরে ভাই কেউ আছে না ইম্পর্টেন্ট, যে মানে আমি, মানে আমার লাইফে কেউ ইম্পর্টেন্ট না, আমাকে একজন ছেড়ে যাওয়ার পর আমার লাইফে কেউ কারোর ইম্পর্টেন্ট নেই, কিন্তু কেউ আমার কথা শুনে যদি তার সাথে ড্রিঙ্ক করাটা ছাড়ে তাহলে তো ভালোই, বল? তোমায় দেখার পর থেকে তো পুরো পাগল হয়ে গেছি। উরে বাবারি কি কথা, আমাকে দেখার পর থেকে পুরো পাগল। এই পাগলটা যদি সে হতো তাহলে তো খুশি হতাম। কি হয়েছে রাজদীপ? বিশ্বজিৎ মন্ডল, হাই বিশ্বজিৎ মন্ডল।
সে তো ছাড়িনি, সে যদি না ছাড়ে তো তাকে জোর করে ছাড়ানো উচিত না আমার। আমি মনে করি কাউকে কিছু জোর করে করানো থেকে সেখান থেকে নিজে সরে আসাটা খুব ভালো। তো ওই জন্য আমি নিজে সরে এসেছি সেখান থেকে। তো সে যদি ড্রিঙ্ক করে ভালো থাকে সে করুক, তার লাইফস্টাইল আলাদা, আমার লাইফস্টাইল আলাদা, ওই জন্য। রাজদীপ লিখেছে মুড অফ। কেন, কি হয়েছে রাজদীপ? গাইস কি হয়েছে? এমনটা ইমোজি দিলে কেন? ওদি কে এসছে? কি হয়েছে বিক্রম, কি ভাবছো? ক্রাশ খেয়েছি তো, ক্রাশ খেয়েছি তো, আচ্ছা ক্রাশ খাওয়াই ভালো। দেবাকর লিখেছে আচ্ছা বুঝলাম। বুঝলে ভালো ভাই, তুই অন্তত বুঝেছিস, কেউ না বুঝুক তুই আমার কথাগুলো অন্তত বুঝেছিস যে আমি কি বলতে চেয়েছি। এ খুব ভালো লাগলো। মাই গড, কি কি বলে আমার বন্ধুরা। কি হয়েছে বিক্রম, এরকম ইংলিশ দিচ্ছ, মানে এরকম ইংলিশ বলছি, ইংরেজি দিচ্ছ কেন? কি হয়েছে বলো বিক্রম? ইয়েস ব্রো লিখেছে প্রেম কুমার। স্যার গুড ইভিনিং। স্যার মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন কবে বললেন না কিন্তু। কি হয়েছে বিক্রম বলো? গুড ইভিনিং। মিষ্টিটা খাচ্ছ কবে প্রেম কুমার? স্যার মিষ্টি খাবো কিন্তু, মিষ্টি আরো অনেক কিছু খাবো। আরে কি হয়েছে বিক্রম বলো তো। কমলেশ বিশ্বাস আয় খুব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি যাবো হাবড়াতে। তারপর আচ্ছা সেটা কবে, মানে কি এবছর নাকি পরের বছর? একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসে খাওয়াবে? দেবাকর বলো শোনা, উকি পাচ্ছ কেন তুমি? তোমাকে তো সেই লাগে। তারপরে তারপর উপর মানে আমার এই ফোনে করো, একটা যে ফোন আছে 23 লাস্ট নাম্বার, ওই নাম্বারে করো।